हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल्चरल अवेकनिंग, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक जो चैप्टर है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल्चरल अवेकनिंग हुई और रिलीजियस और जो सोशल रिफॉर्म्स हुए वो कैसे हुए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन क्या है? नो रिफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल विदाउट रेनेसेंस। किसी भी पुनर्जागरण के बिना ये रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है, ऐसा GWF हेगल ने कहा है। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न इम्पैक्ट की बात करते हैं कि रिफॉर्म जो हुए उसमें वेस्टर्न इम्पैक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आप देखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडिया हैड नोन बिफोर। जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडियन सोसाइटी पे और कल्चर पे, वो इंडिया के लिए काफ़ी हद तक डिफरेंट था जो कि इंडिया पहले से जानता था। अब आप देखो, ब्रिटिश इम्पैक्ट जो है वो हटके था, अभी तक इस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था कभी भी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अर्लियर इंट्रूडर्स हु केम टू इंडिया हैड सेटल्ड within her frontiers, were absorbed by her superior culture and had become one of the land and its people। अभी तक जितने भी लोग आते थे, आप देखते थे इंट्रूडर्स आते थे, वो अपना मान लेते थे इंडिया को और वो यहीं पे रहते थे और यहाँ के कल्चर्स के साथ ढल जाते थे। लेकिन हाउएवर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाज डिफरेंट। ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था वो अलग था। 18th century यूरोप हैड एक्सपीरियंस्ड नोवेल इंटेलेक्चुअल करेंट्स एंड क्रिएटेड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये 18th सेंचुरी में यूरोप ने क्या हुआ था कि एक अलग ही इंटेलेक्चुअल करंट्स वहाँ फ्लो होने लगी थी और लोगों को काफ़ी ज्ञान, क्रिएटेड द ईज ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की बातें करने लगे थे। ठीक है, यूरोप के लोग। देन अ न्यू स्पिरिट ऑफ रेशनलिज्म एंड इंक्वायरी हैड गिवन ए न्यू डायनामिज्म टू यूरोपियन सोसाइटी। अब आप ये देखो कि उनमें क्या फ़र्क था। आप देखोगे द स्पिरिट ऑफ रेशनलिज्म मतलब हर चीज़ का तार्किक कारण कि ऐसा क्यों होता है, वाई। ठीक है, एंड इंक्वायरी हैड गिवन ए न्यू डायनामिज्म टू यूरोपियन सोसाइटी। ये इस तरह की जो इंक्वायरी की जो बातें आई, जो स्पिरिट डेवलप हुई लोगों में कि ऐसा क्यों होता है, तो उस क्यों को जानने की वजह से एक अलग ही तरह की एक डायनामिज्म हो गई थी यूरोपियन सोसाइटी में। और आप देखोगे द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक आउटलुक हैड अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी। जो साइंस और साइंटिफिक आउटलुक था, जो डेवलपमेंट हुआ, जो लोगों का दृष्टिकोण जो है वो साइंटिफिक हो गया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, जैसे पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड इवन रिलीजियस जो चीज़ें थी वो भी, एक्टिविटीज़ भी चेंजेस आया उनमें। कि ऐसा कोई भी रिलीजियस अगर ट्रेडिशन था तो उसके लिए लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों का जवाब मिला तो वो किस तरह से आगे प्रोग्रेसिव अप्रोच थी। इन कंट्रास्ट टू यूरोप विच वॉज इन द वैनगार्ड ऑफ द सिविलाइजेशन 18th century, India presented the picture of stagnant civilization and a static and decadent society। अब बात करते हैं यूरोप के कंट्रास्ट में। अगर आप देखोगे इंडिया में एक जो सिविलाइजेशन थी वो स्टैग्नेंट थी, स्टेटिक थी, डिकेडेंट थी। वो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, उनकी प्रोग्रेसिव अप्रोच इंडिया में नहीं दिखेगी। इंडिया में ये जो फीलिंग्स, रेशनलिज्म की बातें हैं, ये चीज़ें आप देखोगे, स्पिरिचुअल जो भी बातें थी, रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, उनमें अगर आप इस तरह की बातें करोगे, तर्क करोगे, तो वो लोग गलत समझते थे उसको। ठीक है, वो आप देखोगे इंडिया प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन एंड स्टेटिक। ये हो गया। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इनकाउंटर्ड एन इन्वेडर हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ रेशियली सुपीरियर एंड कल्चरली मोर एडवांस। इसीलिए आपकी बात, जब इंडिया में जो इन्वेडर आए ब्रिटिशर, ये अपने आप को बहुत ही रेशियली सुपीरियर मानते थे और कल्चरली बहुत एडवांस समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि ये रेशनलिज्म सोचते थे, हर चीज़ का एक रेशनल होता था, लॉजिक होता था कि क्यों ऐसा फॉलो करते हैं। फॉर सम टाइम इट सीम्ड दैट इंडिया वॉज कम्प्लीटली बाउल्ड ओवर बाई न्यू वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वेस्टर्न वैल्यूज़ इन लाइफ। तो शुरुआत में ऐसा दिखा कि इंडिया जो है वो बाउल ओवर हो गया वेस्टर्न आइडियाज से। वेस्टर्न वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब हावी होने लगी इंडिया में। फिर देखोगे आप, इट सीम दैट इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड इन द रेस ऑफ फॉर सिविलाइजेशन। आप ये देखोगे कि इंडिया जो है वो सिविलाइजेशन में की रेस में पीछे रह गया और दिस प्रोड्यूस डाइवर्ट रिएक्शन। इसकी वजह से बहुत डाइवर्स रिएक्शन सामने आए। सम इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ नोन एज देरोजियोज
developed a revulsion against Hindu religion and culture and gave up old religious ideas and traditions and deliberately adopted practices most offensive to Hindu sentiments such as drinking wine and eating beef. अब आप देखोगे कि इसी वजह से आप इंग्लिश जो लोग पढ़ जाते थे, बंगाली वो जिनको डेरोजियो बोलते थे, वो उन्होंने एक रिवल्जन अगेंस्ट हिंदू, वो उन्होंने मतलब आप देखोगे कि वो सारे जो पुराने रिलीजियस आइडियाज थे, ट्रेडिशंस थे, वो छोड़ना चालू किया और वो ऐसी चीज़ें करने लगे जो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करती थी, जैसे वाइन पीना और बीफ खाना। ये सारी चीज़ें हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाती हैं, फिर भी उन्होंने ये फॉलो करना चालू कर दिया। मोर मैच्योर माइंड्स लेड बाई राजा राम मोहन राय वर सर्टेनली स्टिमुलेटेड बाई वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न वैल्यूज बट रिफ्यूज टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिंदुइज्म। और भी जो मैच्योर माइंड थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, तो ये वेस्टर्न आइडिया से स्टिमुलेट तो हुए, इनमें इन्फ्लुएंस भी हुआ, लेकिन ये हिंदुइज्म को इन्होंने खराब नहीं माना और ब्रेकअप भी नहीं किया कभी भी हिंदुइज्म से। देयर अप्रोच वाज टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी एंड दे सॉ द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट। तो आप देखोगे कि उनका क्या था कि वो चाहते थे कि हिंदू रिलीजन में कुछ रिफॉर्म हो, सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स आए, और उन्होंने कहा कि हर चीज़ को उन्होंने दे सॉ द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। उन्होंने जो प्रोग्रेस का जो पाथ देखा, वो देखा कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट का जो बेस्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। Another current was to deny the superiority of Western culture and prevent India from becoming a colorless copy of Europe. तो हमने देखा कि एक अलग ही करंट चली थी, वो जो डिनाई द सुपीरियरिटी, कि सुपीरियरिटी वेस्टर्न कल्चर की सुपीरियरिटी को डिनाई करें कि वेस्टर्न कल्चर बड़ा नहीं है, गलत है, एंड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम बिकमिंग ए कलरलेस, और इस तरह से रोका इंडिया को एक कलरलेस कॉपी बनने से यूरोप की। ठीक है, दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज पास्ट हेरिटेज एंड री इंटरप्रेटेड इट इन द लाइट ऑफ मॉडर्न रेशनलिज्म। अब इन्होंने आप देखोगे कि क्या किया कि जो पास्ट हेरिटेज थी इंडिया की, उसको उन्होंने दोबारा से इंस्पिरेशन लिया उससे और उसको री इंटरप्रेट किया कि लोग रेशनलिज्म नहीं देख पाते थे कि रेशनलिज्म क्या है, तो उसमें भी साइंटिफिक फैक्ट देखे गए, रेशनलिज्म की बात हुई, मॉडर्न रेशनलिज्म की, कि हिंदू रिलीजन में जो भी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं उनका साइंटिफिक भी एक रीजन है। ठीक है, उस समय नहीं समझ में आया लोगों को, लेकिन जब इन्होंने उसमें ढूंढने की कोशिश करी तो उनको साइंटिफिक लॉजिक भी दिखे। दिस न्यू हिंदुइज्म प्रीच्ड द यूरोप हैड मच टू लर्न फ्रॉम इंडियाज स्पिरिचुअलिज्म। ये आप देखो कि ये जो न्यू हिंदुइज्म था, इसने सिखाया, प्रीच द यूरोप हैड मच टू लर्न फ्रॉम इंडियाज स्पिरिचुअलिज्म। इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म से यूरोप को बहुत कुछ सीखना है, इससे ये बात सामने आई। यूरोपियन अपने आप को बड़ा समझते थे कि हमारा उनका कल्चर सुपीरियर है, लेकिन जब इस तरह की बातें हुई हिंदुइज्म में, तब उनको लगा कि बहुत कुछ सीखने लायक है, यूरोप भी सीखेगा इंडिया से। द न्यू साइंटिफिक आउटलुक, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड द इंग्लिश एजुकेटेड क्लास। ये जो साइंटिफिक आउटलुक था, जो डॉक्ट्राइन था रेशनलिज्म का, ह्यूमनिज्म का, मानवतावादी और तार्किक हर चीज़ का साइंटिफिक आउटलुक, ये इम्प्रेस किया इंग्लिश एजुकेटेड क्लास को। The Indian leaders, stimulated by the new knowledge, sought to reform Hinduism from within and sought to purge it of superstitious belief and practices. जो इंडियन लीडर्स होते थे वो न्यू नॉलेज से स्टिमुलेट होकर उन्होंने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए, हिंदुइज्म क्या जो सुपरस्टिशंस होते थे, बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थी, उनको किस तरह से दूर करने के लिए एफर्ट किया। Idolatry, image worship, practice of pilgrimages came up for close scrutiny and consequent reform. अब जो मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री है, इमेज वर्शिप है, प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेजेस है, ये केम अप फॉर द क्लोज स्क्रूटनी है, और ये स्क्रूटनी में आए कि इनमें जैसे देवदासी प्रथा आपने सुनी होगी, तो इस तरह की चीज़ें ये स्क्रूटनी में आई, लोगों को रेशनलिज्म देखा गया इसका, और कॉन्सिक्वेंटेड रिफॉर्म्स भी हुए उसके बाद में। द न्यू कंसेप्ट ऑफ सेकुलराइजेशन वॉज बॉर्न। एक नया कंसेप्ट सामने आया सेकुलराइजेशन का, जो कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना, धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई भी धर्म के लिए इंक्लिनेशन, स्पेसिफिक रिलीजन के लिए कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, सारे रिलीजन इक्वल हैं।
The term secularization implies that what was previously regarded as religious was no longer regarded as such. ये जो secularization ने जो वर्ड आया है implies, इसने imply किया कि what was जो पहले religious धार्मिक माना जाता था वो धार्मिक नहीं माना जाएगा. The magic wand was moved by rationalism. The emergence of tendency to regulate individual religious and social life in accordance with the principles of reason and to discard traditional beliefs and practices which cannot stand the test of modern language. मतलब ऐसी बातें आई कि जो चीज़ें आप रेशनल नहीं जस्टिफाई कर सकते हो वो चीज़ें ट्रेडिशनल बिलीफ और प्रैक्टिसेस लोग छोड़ने लगे. टेस्ट मॉडर्न नॉलेज के टेस्ट में वो चीज़ें आपको दिखी कि किस तरह से वो लोग कम करने लगे. दिस अप्रोच ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड purity, which formed an integral part of traditional Hindu religion. अब ये जो अप्रोच थी इसने ग्रेट चेंज लाया कंसेप्ट में पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का, जो कि इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजन का. The educated persons could see no logic behind labeling certain forbidden vegetables such as garlic, ginger, onion, beetroot as impure. Rather, food values of vegetables received more importance. अब आप देखो कि अभी लोग ये लहसुन, अदरक और ये अनियन, इस चीज़ को कुछ अभी भी लोग मानते हैं कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इम्प्योर हैं. ठीक है, तो एजुकेटेड पर्सन्स को ये जस्टिफिएबल नहीं लगा. उनको लगा कि ये क्या रेशनल लगाएंगे आप, कोई सब्जी कैसे इम्प्योर हो सकती है. तो आप देखोगे कि उन्होंने फूड वैल्यू को कंसीडर करना चालू किया और इसको छोड़ा कि वो प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं. द फर्दर डोमेस्टिक रिचुअल्स अंडरवेंट ए चेंज. डोमेस्टिक जो रिचुअल्स होते थे उसमें भी चेंज आया. फॉर एग्जाम्पल, द अटेनमेंट ऑफ puberty by girl was no longer an occasion for elaborate rituals. अब ये द एग्जाम्पल, जैसे प्यूबर्टी जो गर्ल्स को में अच्छी होती है वो कोई एलेबरेट रिचुअल्स का पार्ट नहीं बना. वो इट बिगेन टू बी लुक्ड अपॉन एज नेचुरल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जो प्यूबर्टी की जो प्रोसेस थी वो नेचुरल प्रोसेस मानी जाने लगी उसको, कि कोई खास बात नहीं है. अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, न्यू ट्रेंड्स इन ईटिंग एट टेबल्स एंड रेस्टोरेंट्स प्रोमोटेड न्यू आउटलुक एंड इरोजन ऑफ ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग. ये अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ और ये टेबल्स पे खाना चालू हुआ, रेस्टोरेंट में खाना चालू हुआ. ये नया आउटलुक और एक सामने आया. और इरोजन ऑफ ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग, जो ऑर्थोडॉक्स था वे ऑफ लिविंग थी वो चेंज हुई. ठीक है, उसमें इरोजन हुआ. द फर्मेंट ऑफ आइडियाज गेव एन एक्सपेंसिव टच टू इंडियन कल्चर. ये जो आइडियाज़ थे इन्होंने एक्सपेंसिव टच दिया इंडियन कल्चर को. और स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस परवेडेड द होल कंट्री. इस तरह से पुनर्जागरण एक तरह से सामने आया नया. इंडियन इंटेलेक्चुअल्स क्लोजली स्क्रूटनाइज द कंट्रीज पास्ट एंड फाउंड दैट मैनी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज एंड नीडेड टू बी डिस्कार्डेड. इस तरह से उन्होंने पास्ट को, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने क्लोजली स्क्रूटनाइज्ड किया और कंट्री के पास्ट को, और देखा कि बहुत सारे बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी वो नो लॉन्गर यूज़ हैं और उनको छोड़ देना चाहिए. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड that many aspects of India's cultural heritage were of intrinsic value to India's cultural awakening. ये हम बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज देखे कि इंडिया के कल्चरल अवेकनिंग में कि उन्होंने बहुत सारी मैनी एस्पेक्ट्स देखे. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज और ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू टू द इंडियाज कल्चरल अवेकनिंग. ठीक है, द रिजल्ट वाज बर्थ ऑफ मैनी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट टचिंग ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसका रिजल्ट ये था कि एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का बर्थ हुआ, मूवमेंट का बर्थ हुआ जिसने इंडियन सोसाइटी के हर सेगमेंट को लगभग टच किया है. Two categories of reform movements आपको सामने दिखेंगे. The reform movements fall into two broad categories. One, reformist movements like ब्रह्म समाज, the प्रार्थना समाज and अलीगढ़ movement. और नंबर 2 है revivalist movement. अब दो चीज़ें आप देख रहे हो, reformist and revivalist. Revivalist movement like आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन and देवबंद movement. Both the reformist and revivalist movements depended on
a varying degree on an appeal to the lost purity of the religion they sought to reform. ये दोनों जो थे वो अलग अलग डिग्री का उनका अपील था और जो लॉस्ट प्योरिटी थी रिलीजन की उसको रिफॉर्म करने की उन्होंने कोशिश करी. The only difference between one reform movement and the other lay in the degree to which it relied on tradition or on reason and conscience. इसमें जो आप बेसिक डिफरेंस देखोगे बस वो डिग्री में ही देखोगे कि किस हद तक किसी ने किसी ट्रेडिशन पे बिलीव किया और क्या रीजन, कितना रीजन को उन्होंने कंसीडर किया कि कॉन्साइंस को कितना कंसीडर किया, उसके बेसिस पे ये दो फर्क आप पाओगे. अनदर सिग्निफिकेंट aspect of all the reform movements was their emphasis on both religious and social reforms. ये जो दूसरा एस्पेक्ट आप देखोगे जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था रिफॉर्म मूवमेंट्स का वो था एम्फेसिस रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म में जो एम्फेसिस था. दिस लिंक वाज प्राइमरली ड्यू टू द टू मेन रीजन. ये दो मेन रीजन के कारण ये लिंक था. ऑलमोस्ट एवरी सोशल कस्टम एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया डिराइव्ड सस्टेनेंस फ्रॉम रिलीजियस इंजंक्शन एंड सैंक्शन. कोई भी सोशल कस्टम होता था उसका कोई रिलीजियस रीजन बना दिया जाता था कि धर्म से जुड़ा है. दिस meant that no social reform could be undertaken unless the existing religious notion which sustained the social customs were also reformed. मतलब कोई भी आप सोशल कस्टम में चेंज करना चाहते हो तो आपको रिलीजियस में भी रिफॉर्म करना पड़ेगा. इंडियन रिफॉर्मर्स वेल अंडरस्टूड द क्लोज इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. राजा राम मोहन रॉय फॉर एग्जाम्पल बिलीव्ड द रिलीजियस रिफॉर्म मस्ट precede demand फॉर सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल राइट्स. राममोहन राय ने ये बिलीव किया कि रिलीजियस रिफॉर्म को सबसे पहले लाना चाहिए, बाद में हम सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ब्रह्म समाज जो है द सोसाइटी ऑफ गॉड, ये क्या था? द ब्रह्म समाज वाज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइप विच वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज. ब्रह्म समाज पहला ऐसा सबसे पहले नंबर का आप रिफॉर्म समझो मॉडर्न टाइप का जो कि इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न आइडियाज से. राम मोहन वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज. ये फाउंडर थे ब्रह्म समाज के. ही वॉज अ वेरी वेल रीड मैन, पढ़े लिखे काफ़ी एजुकेटेड थे. ही स्टडीड ओरिएंटल लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत एंड अटेन्ड प्रोफिशिएंसीज इन यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू. उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी. जैसे ओरिएंटल लैंग्वेजेस आप देख रहे हो, ये आपको अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत ये भी आती थी, प्रोफिशिएंसी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, यूरोपियन लैंग्वेज, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू आती थी. हिज एक्सटेंसिव स्टडीज फ्रीड हिज माइंड फ्रॉम द बाइगर्टी दैट कैरेक्टराइज्ड बंगाली. और उनकी जो इतनी पढ़ाई थी इससे आप देखोगे कि वो फ्री हो गए, उसके उनका माइंड फ्री हो गया. वो जो एक बंगाली कैरेक्टर था वो थोड़ा सा उनसे दूर होता गया और वो एकदम ब्रॉड माइंडेड हो गए. ऑल्दो राम मोहन राय वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, द गवर्निंग पैशन ऑफ हिज लाइफ वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म. वो एक वर्सेटाइल जीनियस थे राम मोहन राय, लेकिन उनका जो गवर्निंग पैशन था उनकी लाइफ का वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म. एट ए टाइम व्हेन द बंगाली यूथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लर्निंग वॉज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, राम मोहन राय प्रूव्ड टू बी द चैंपियन ऑफ हिंदुइज्म. उस समय जो बंगाली यूथ थे वो वेस्टर्न लर्निंग के बाद क्रिश्चियनिटी की तरफ झुक रहे थे, लेकिन राम मोहन राय ऐसे थे जो एक हिंदुइज्म के सपोर्टर, एक चैंपियन प्रूव हुए. और while he defended Hinduism against the hostile criticism of missionaries, he sought to purge Hinduism of the abuse that had crept into it. जब वो डिफेंड कर रहे थे हिंदुइज्म को अगेंस्ट होस्टाइल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिशनरीज, जब जो मिशनरीज जो होती थी क्रिश्चियन मिशनरीज वो क्रिटिसाइज करती थी हिंदुइज्म को, तो उन्होंने हिंदुइज्म को तो डिफेंड किया ही, साथ में जो हिंदुइज्म में जो कमियां थी जो क्रेप्ट इनटू इट, जो भी कमियां थी उनको उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी. एट द अर्ली एज ऑफ 15 ही हैड क्रिटिसाइज्ड आइडोलेट्री एंड सपोर्टेड हिज व्यू पॉइंट बाई कोटेशन फ्रॉम वेदास. उन्होंने अपने जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने मूर्ति पूजा को लेके क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा था और कोटेशन भी दी थी वेदों से कि ऐसा उसमें भी मना गया. ही री इंटरप्रेटेड हिंदू डॉक्ट्राइंस एंड फाउंड एम्पल स्पिरिचुअल बेसिस फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन द उपनिषद. उन्होंने जो हिंदू के जो सिद्धांत थे उनको री इंटरप्रेट किया और फाउंड एम्पल स्पिरिचुअल बेसिस, उनको बेसिस मिल गए बहुत सारे स्पिरिचुअल, जो भी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो बात करते थे वो उपनिषद से कोट कर देते थे.
He started a campaign for abolition of sati, condemned polygamy, concubinage, denounced casteism, advocated the right of Hindu widows to remarry. अब आप देखो सती प्रथा, पॉलीगैमी, बहुपत्नी और कॉन्क्यूबाइन और कास्टिज्म और जो हिंदू विडोज होती थी उनकी रीमैरिज के बारे में बातें. ही रिजेक्टेड क्रिश्चियनिटी, डिनाइड द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट. उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने जीसस क्राइस्ट की डिविनिटी को डिनाई किया. ही बट एक्सेप्टेड द ह्यूमनिज्म ऑफ द यूरोप. लेकिन उन्होंने ह्यूमनिज्म को यूरोप के एक्सेप्ट किया. राम मोहन राय सॉट टू इफेक्ट ए कल्चरल सिंथेसिस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट. उन्होंने एक कल्चरल सिंथेसिस चाह रहे थे ईस्ट और वेस्ट की. इवन टुडे ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फोर रनर ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज भी उनको आधुनिक भारत का फोर रनर निर्माता माना जाता है. एंड ग्रेट पाथ फाइंडर ऑफ हिज कंट्री, for he embodied the new spirit of inquiry, thirst for knowledge, broad humanitarianism, all to be achieved in the Indian setting. क्योंकि उन्होंने जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, थर्स्ट फॉर नॉलेज था, ब्रॉड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ऑल टू बी अचीव्ड इन इंडियन सेटिंग. उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में. इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मैकनिकॉल, राम मोहन राय वॉज द हेराल्ड ऑफ द न्यू एज, and the fire he kindled in India has burnt ever since. आप देखो, राम मोहन राय एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड एज propounded बाई द उपनिषद. उपनिषद में भी ऐसा propound किया गया है कि वन गॉड है, तो वो राम मोहन राय भी इसी में बिलीव करते थे. फॉर हिम गॉड वॉज शेपलेस, इनविजिबल, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, बट द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स एंड ओमनीसेंट. सब जानते हैं यूनिवर्स में गाइडिंग स्पिरिट है भगवान, लेकिन उनका कोई शेप नहीं है, दिखते नहीं है. इन अगस्त 1828 रॉय फाउंडेड द ब्रह्म सभा, which was later renamed Brahma Samaj. The trust deed executed in 1830 explained the object of Brahma Samaj as the worship and the adoration of eternal, unsearchable, immutable being who is the author एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स. तो उन्होंने कि 1830 में इसकी ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कराई और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बताया ब्रह्म समाज का कि वर्शिप होगा और उस भगवान की वर्शिप और एडोरेशन होगा जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है. द समाज डिक्लेयर्ड इट्स ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप. इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया. एंड नो ग्रेवन इमेज, स्टैचू और स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट और द लाइकनेस ऑफ द एनीथिंग वाज टू बी अलाउड इन समाज बिल्डिंग. समाज बिल्डिंग में कोई इमेज नहीं थी गॉड की. देयर वाज नो प्लेस फॉर priesthood in the समाज बिल्डिंग. कोई पुजारी वाला कल्चर नहीं था. देयर वाज नो प्लेस फॉर priesthood in the समाज, नॉट sacrifices of any kind were allowed. कोई भी तरह का sacrifice भी अलाउड नहीं था. The worship was performed through prayers. जो वर्शिप होती थी वो प्रेयर्स के थ्रू होती और मेडिटेशन के थ्रू होती थी. रीडिंग फ्रॉम उपनिषद किए जाते थे. ग्रेट एम्फेसिस वॉज लेड ऑन प्रमोशन ऑफ चैरिटी, मोरालिटी, पाइटी, बेनेवलेंस, वर्च्यू, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ यूनियन बिटवीन मेन ऑन ऑल रिलीजियस पर्सुएशंस एंड क्रीड्स. इस तरह की बातें होती थी. एम्फेसिस क्या था? चैरिटी पे, मोरालिटी पे, पाइटी पे, बेनेवलेंस पे, वर्च्यू पे, बॉन्ड्स के बारे में कि ये मेन सारे जितने भी धर्म है उनके लोगों के बीच में कैसा बॉन्ड हो. It should be clearly understood that Ram Mohan Roy never intended to establish a new religion. उन्होंने कभी कोई नया रिलीजन एस्टेब्लिश करने का नहीं सोचा. He only wanted to purge Hinduism of the evil practices that had crept into it. वो evil practices को पर्ज करना चाहते थे जो कि इसमें आ गई थी हिंदुइज्म में. Roy remained a devout Hindu till the end of his life and always wore the sacred thread. और वो हमेशा ज़िंदगी भर वो हिंदू रहे और जब तक मर नहीं गए और हमेशा उन्होंने सैक्रेड थ्रेड धागा भी पहना. From the beginning, the appeal of Brahma Samaj had remained limited to the intellectuals and educationally enlightened Bengalis living in the town. स्टार्टिंग से ही जो अपील थी ब्रह्म समाज की वो लिमिटेड थी. इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनली जो बंगाली लोग थे और जो टाउन्स में रहते थे उन तक. द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज लेड बाई राजा राधाकांत देव ऑर्गेनाइज्ड द धर्म सभा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटरिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ ब्रह्म समाज. जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे जैसे
राजा राधाकांत देव, उन्होंने एक धर्म सभा ऑर्गेनाइज करी जिसका मेन पर्पस था काउंटर करना ब्रह्म समाज को। द अर्ली डेथ ऑफ राम मोहन इन 1833 लेफ्ट द ब्रह्म समाज विदाउट द गाइडिंग सोल एंड अ स्टेडी डिक्लाइन सेट इन। जब 1833 में ये राम मोहन राय की डेथ होती है तो ब्रह्म समाज जो है उसमें कोई सक्सेशन नहीं उस समय अपॉइंट किया जाता है, कोई गाइडिंग सोल नहीं रहता, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। लेकिन इट वॉज लेफ्ट टू देवेंद्र नाथ टैगोर टू इन्फ्यूज न्यू लाइफ इनटू ब्रह्म समाज एंड गिव द थीस्ट मूवमेंट अ डेफिनेट फॉर्म एंड शेप। देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर में ये ब्रह्म समाज आता है। उसके बाद वो अब नया स्टार्टिंग करते हैं कि नई लाइफ इन्फ्यूज करेंगे ब्रह्म समाज में। टैगोर ज्वाइंड द समाज इन 1842। अर्लियर टैगोर हेडेड द तत्वबोधनी सभा फाउंडेड इन 1839। इससे पहले जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो तत्वबोधनी सभा को उन्होंने फाउंड किया था 1839 में, विच वॉज इंगेज्ड इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। वो भी ऐसा ही कुछ था, स्पिरिचुअल ट्रुथ को ढूंढने से रिलेटेड। द informal association of the two sabhas gave a new strength in the membership and the purpose to ब्रह्म समाज। ये जो इनफॉर्मल एसोसिएशन सामने आया तत्वबोधनी सभा का और ब्रह्म समाज का, तो इससे एक नई स्ट्रेंथ मिली। टैगोर वर्कड ऑन टू फ्रंट्स, इन्होंने दो फ्रंट में काम किया। विद इन हिंदुइज्म द ब्रह्म समाज वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। आउटसाइड ही रिसोल्यूटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरी फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर अटेम्प्ट्स एट कन्वर्जन। उन्होंने हिंदुइज्म के अंदर जो ब्रह्म समाज रिफॉर्म किया और बाहर से वो क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरी जो थी हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करती थी और कन्वर्ट कराने की कोशिश करती थी हिंदू को क्रिश्चियन में, तो उनको अपोज किया। टैगोर कंडेम्ड आइडल वर्शिप, डिस्करेज्ड पिलग्रिमेजेस। उन्होंने आइडल जो मूर्ति पूजा को रोका, जो तीर्थ यात्रा उसको रोका। सेरेमोनियल्स एंड पीनेंसेस अमंग द ब्राह्मण्स, ये जो सेरेमनीज थी उनको कंडेम किया। अंडर his leadership branches of the samaj were established in various towns and Brahm message spread in the countryside of Bengal। उनकी लीडरशिप में, देवेंद्र नाथ टैगोर की लीडरशिप में समाज बहुत ही स्टेब्लिश हुआ वेरियस टाउन्स में और ब्रह्म मैसेज स्प्रेड इन कंट्री साइड ऑफ बंगाल, ये कंट्री साइड ऑफ बंगाल में फैला। केशव चंद्र सेन ज्वाइन द ब्रह्म समाज इन 1858। अब आप देखते हो आगे चल के केशव चंद्र सेन भी ज्वाइन करते हैं ब्रह्म समाज को 1858 में। सून आफ्टर टैगोर अपॉइंटेड हिम द आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। जैसे ही टैगोर ने उसके तुरंत ही बाद टैगोर ने उनको आचार्य बना दिया ब्रह्म समाज में। द एनर्जी, विगर एंड पर्सुएसिव इलोक्वेंस ऑफ केशव पॉपुलराइज द मूवमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ समाज वर ओपन आउटसाइड बंगाल। अब इनके टाइम पीरियड में आप देखोगे कि जो ये समाज था, ब्रह्म समाज था, ये बंगाल में, यूपी में, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, अदर टाउन्स में भी फैला। इन बंगाल इटसेल्फ देयर वर 54 ब्रांचेस इन 1865। 1865 में बंगाल में 54 ब्रांचेस थी। However, Keshav's liberal and cosmopolitan outlook brought about a split in समाज। लेकिन ये जो केशव का जो लिबरल अप्रोच था, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक था, सारी दुनिया को परिवार समझने वाला, वो उसकी वजह से एक स्प्लिट हो गया समाज में। अंडर केशव से इन्फ्लुएंस द समाज बिगेन टू कट इटसेल्फ फ्रॉम हिंदू मोरिंग्स। henceforth religious scriptures of every sect and every people including the Christians, Muslims, Parsis began to read in ब्रह्म समाज मीटिंग्स। अब आप देखोगे केशव चंद्र सेन के टाइम पे क्या होने लगा था कि ब्रह्म समाज के अंदर ये हिंदू के सारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे वो तो पढ़ ही लिए और बाकी के जो अदर सेक्ट्स होते थे उनके भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना चालू कर दिया, जैसे कि क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, पारसीज के, वो भी पढ़े जाने लगे मीटिंग में। ऑन द सोशल फ्रंट केशव स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड इवन एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस। उन्होंने क्या किया, सोशल फ्रंट में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बात किया और इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय के लिए काफ़ी आप सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इंटरकास्ट मैरिजेस। टू देवेंद्र नाथ these development looked too radical and by virtue of his position as the sole trustee of dismissed Keshav from the office of Acharya in 1865। तो इस सब बातों के लेके कि जो आप देखोगे कि केशव को उनके ऑफिस से निकाल दिया गया 1865 में। केशव एंड हिज फॉलोअर्स लेफ्ट द पेरेंट बॉडी इन 1866 एंड फॉर्म द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखते हो केशव और उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने पेरेंट बॉडी को छोड़ दिया 1866 में और एक नया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया, फॉर्म किया। देवेंद्र नाथ समाज henceforth came to known as आदि
आदि ब्रह्म समाज। तो जो उस समय देवेंद्र नाथ का जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज था उसको आदि, आदि मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल ब्रह्म समाज बोला जाने लगा। अ फर्दर स्प्लिट इन केशव ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केम इन 1878। उसके बाद जो केशव का ब्रह्म समाज था उसमें फिर से स्प्लिट हुआ। सम क्लोज डिसाइपल्स ऑफ केशव बिगेन टू रिगार्ड केशव एज इनकार्नेशन। कुछ जो खास लोग थे उन्होंने केशव को भगवान मानना, अवतार मानना मान लिया। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई हिज प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स। उनके जो और फॉलोअर्स थे उन्होंने ये इसका अपोज किया, नहीं उनको पचा ये बात। फर्दर केशव बिगेन टू बी एक्यूज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। उसके बाद हम पे एक्यूजेशन लगा कि वो अथॉरिटी दिखाते हैं। ऑल अलॉन्ग Keshav Chandra had advocated a minimum age for the marriage of Brahmins but did not follow his own precepts. ये जो केशव चंद्र सेन ने ऑल अलॉन्ग सारे जीवन भर अपने ये पर एडवोकेट किया कि एक मिनिमम एज होनी चाहिए मैरिज की, बट उन्होंने खुद ये चीज़ को फॉलो नहीं किया। इन 1878 मैरिड हिज 13-year old डॉटर विद माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूचबिहार विद ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सेरेमोनियल्स। आप देखोगे कि 1878 में उन्होंने अपनी 13 साल की लड़की का विवाह जो माइनर हिंदू महाराजा थे कूचबिहार के उनसे कर दिया, और वो भी ऑर्थोडॉक्स, जो आप जिनको ऑर्थोडॉक्स मानते थे वो हिंदू सेरेमनीज को उसको भी उन्होंने फॉलो किया। ही जस्टिफाइड हिज एक्शन ऑन द plea that such was the will of God and that he had acted on intuition। उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है और उन्होंने ऐसा, इनको इंट्यूशन हुआ था। और most of the Keshav's followers felt disgusted and set up a new organization called the साधारण ब्रह्म समाज। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो स्प्लिट हुआ तो उनके जो और फॉलोअर्स थे उन्होंने एक साधारण ब्रह्म समाज बना लिया, नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर ली। द ब्रह्म समाज हैज प्लेड ए नोटेबल रोल इन इंडियन रिनेसेंस। एच.सी.ई. जकारियास राइट्स Ram Mohan Roy and his Brahma Samaj formed the starting point for all the various reforms movement, whether in Hindu religion, societies, or politics, or which have agitated modern India. The intellectual mind, which had been cut off its mooring by the Christian propaganda, found a way out in Brahma Samaj. In the field of religious reform, the main significance of Brahma Samaj lay not in what it retained of traditional Hinduism, but what it discarded of the old belief of Hinduism। ये आप देखोगे रिफॉर्म्स के बारे में तो ये नहीं कि इन्होंने क्या रिटेन किया हिंदुइज्म में, सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जो डिस्कार्ड क्या कर दिया हिंदुइज्म से, जो ऐसी प्रैक्टिसेस बिलीफ चलते थे जो ऑर्थोडॉक्स थे उनको कैसे डिस्कार्ड किया। तो इट्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में भी सम अप 10। अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पूछते हैं ब्रह्म समाज का क्या था तो इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार। सबसे पहला था कि ये डिवाइन जो अवतार होते हैं उनको इन्होंने डिस्कार्ड किया कि कोई अवतार नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है इट डिनाइड दैट any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience। मतलब कोई भी स्क्रिप्चर होगा कि any scripture could enjoy, कि कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं हो सकता जिसको आप रीजन और कॉन्साइंस से टेस्ट से पास ना कर सको। मतलब आप क्या करते थे पहले कि कोई स्क्रिप्चर में कोई बात लिखी है उसको हम फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म में लिखा है तो हम ये फॉलो करेंगे, लेकिन हमें उसका रीजन रेशनलिज्म से देखना पड़ेगा, उसकी रैशनैलिटी देखनी पड़ेगी कि वो सच में लॉजिकल है कि नहीं है। इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। इन्होंने बहुत सारे जो भगवान है कि बहुत सारे भगवान नहीं मानने चाहिए, एक ही भगवान होते हैं, और आइडल वर्शिप को डिनाउंस किया। इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, लेफ्ट इट टू इंडिविजुअल ब्रह्मोस टू बिलीव आइदर वे। इनका कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था कि कर्म क्या होता है, कहते नहीं है कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की आत्मा चली जाती है, और लेफ्ट इट टू, ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ देंगी कैसे भी कोई बिलीव करे। इन मैटर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म ब्रह्म समाज हैज इन्फ्लुएंस्ड हिंदू सोसाइटी। इट अटैक्ड मैनी डॉगमास एंड सुपरस्टिशंस। इट कंडेम्ड द प्रिवेलिंग हिंदू प्रीजुडिस अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड। ये इसने उस बात को भी मतलब जो हिंदू प्रीजुडिस थी कि आप अगर विदेश जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को भी कंडेम किया।
It worked for a respectable status for women in society. इसने क्या किया कि जो वुमेन थी उनके लिए रिस्पेक्टेबल स्टेटस की बात की, सती प्रथा को किया कंडेम किया, वर्क फॉर अबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम को अबॉलिश किया, डिस्करेज्ड चाइल्ड मैरिजेस एंड पॉलीगैमी को डिस्करेज किया, क्रूसेडेड फॉर विडो री मैरिजेस, बहुत ही इसके लिए भी मतलब बहुत बोला कि विडो की री मैरिज होनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज की बात करी. इट ऑल्सो अटैक्ड कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी थॉट इन दीज मैटर्स. इट अटेन्ड लिमिटेड सक्सेस. इसने कास्टिज्म पे भी अटैक किया और अनटचेबिलिटी थॉट इन दीज मैटर्स. इट अटेन लिमिटेड सक्सेस. इसको लिमिटेड सक्सेस मिली इस चीज़ में, कास्टिज्म में और अनटचेबिलिटी में. इन चीज़ों में ज़्यादा कामयाबी नहीं दिखी. ये बहुत ज़्यादा ही मतलब रूट में बसे हुए थे ये जो सुपरस्टिशंस हैं, तो इनको इतना कामयाबी नहीं मिली. अब आप देखिए द ब्रह्म आइडियाज़ इन महाराष्ट्र और प्रार्थना समाज. अब जो ब्रह्म आइडियाज़ इन महाराष्ट्र और प्रार्थना समाज जो था उसमें क्या था. The Brahma ideas spread in Maharashtra, where the Paramhans Sabha was founded in 1849. 1849 में परमहंस सभा एक फाउंड हुई. In 1867 under the guidance of केशव, the प्रार्थना समाज प्रेयर कांग्रेगेशन वॉज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे. 1867 में इनके गाइडेंस पे प्रार्थना समाज बना. इन बॉम्बे द फॉलोवर ऑफ प्रार्थना समाज नेवर लुक्ड अपॉन देमसेल्व्स एज अधेरेंट्स ऑफ ए न्यू रिलीजन और ऑफ ए न्यू सेक्ट आउटसाइड द अलॉन्गसाइड ऑफ ए जनरल हिंदू बॉडी, बट सिंपली एज ए मूवमेंट विद इन इट. उन्होंने मतलब प्रार्थना समाज में इस तरह से माना कि हम क्या करेंगे, हिंदुइज्म के अंदर ही एक मूवमेंट की तरह कंसीडर करेंगे. उन्होंने लुक अपान ने अपने आप पे कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम न्यू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द वर्शिप ऑफ वन गॉड इन वेस्टर्न इंडिया, द मेन एम्फेसिस हैज बीन ऑन सोशल रिफॉर्म्स अपॉन वर्क्स रादर देन फेथ. एक वर्शिप जो एक भगवान की पूजा करने की बात तो चली रही थी वेस्टर्न इंडिया में, और मेन एम्फेसिस जो था वो सोशल रिफॉर्म पे था कि फेथ से ज़्यादा काम पे विश्वास करो. दे बिलीव्ड दैट द ट्रू लव ऑफ गॉड ले इन द सर्विस ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन. उन्होंने कहा कि जो भगवान के लिए अगर आप प्यार दिखाते हो तो गॉड के चिल्ड्रेन के लिए प्यार दिखाओ, जो हमें मानव जाति के लिए आप प्यार दिखाओगे. तो इस तरह की बातें हुई. दिस देयर अप्रोच वॉज नॉट कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, बट दे रिलाइड ऑन द एजुकेशन एंड परसुएशन. उनका जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने एजुकेशन एंड परसुएशन पे बिलीव किया. इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स द फोकस वाज ऑन 4 ऑब्जेक्ट्स. उनके 4 चीज़ों में फोकस था. डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, रीचिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन. ये 4 बातें थी. ठीक है, तो आप कास्ट सिस्टम पहला हो गया, शादी की एज, दूसरा भी शादी से, तीसरा भी वुमेन से लेकर रिलेटेड है. ठीक है, ये 4 फोकस थे. द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ समाज व जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर एंड एनजी चंद्रवकर. द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, द सोशल सर्विस लीग and the Deccan Education Society have done creditable work in the field of social and educational reforms. A number of Brahm Samaj centers were opened in Madras state in the Punjab, and the Dayal Singh Trust sought to implant Brahm ideas by the opening of Dayal Singh College at Lahore in 1910. The Arya Samaj movement was an outcome of reaction to Western influence. आर्य समाज जो था वो एक आउटकम था रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का, जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, उससे. इट वॉज रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म दो नॉट इन कंटेंट. ये रिवाइवलिस्ट था एक फॉर्म में, कंटेंट वाइज तो नहीं था, लेकिन आप इसको फॉर्म में देखोगे तो वो रिवाइवलिस्ट था. द फाउंडर स्वामी दयानंद रिजेक्टेड वेस्टर्न आइडियाज एंड सॉट टू रिवाइव द एंशियंट रिलीजन ऑफ द आर्यास. ये जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने रिजेक्ट किया वेस्टर्न आइडियाज़ को और रिवाइव करने की कोशिश किया जो आर्या एंशियंट रिलीजन ऑफ आर्यास को. मूल शंकर, पॉपुलरली नोन एज दयानंद, was born in Brahmin family. ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे. लिविंग इन द ओल्ड मोरबी स्टेट इन गुजरात के रहने वाले थे. His father, a great Vedic scholar, also assumed the role of the teacher and helped young Mool Shankar acquire good insight into Vedic literature, logic, philosophy, ethics. उनके पिताजी एक टीचर थे वेदों के, तो उन्होंने बहुत वैदिक लिटरेचर में काफ़ी हेल्प करी, लॉजिक, फिलोसफी, एथिक्स सिखाया. दयानंद क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ गोडेड हिम इनटू योगाभ्यास.
उनकी जो क्वेस्ट थी सच को जानने को लेके, तो उसकी वजह से वो योगाभ्यास में लग गए। टू लर्न योगा इट वाज नेसेसरी टू लीव होम, तो उन्होंने घर छोड़ दिया था इसलिए। फॉर 15 years दयानंद वंडर्ड एज एन ascetic इन द होल ऑफ इंडिया स्टडिंग योगा। उन्होंने 15 साल वो भटकते रहे ascetic की तरह पूरे इंडिया में और योगा सीख रहे थे। इन 1875 ही फॉर्मली ऑर्गेनाइज द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट एट बॉम्बे। बॉम्बे में उन्होंने पहला आर्य समाज जो था वो ऑर्गेनाइज किया। और ए फ्यू ईयर्स लेटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्य समाज वर एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर। उसके बाद आप देखोगे कि उन्होंने उसका जो कुछ सालों बाद जो हेडक्वार्टर था आर्य समाज का वो लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ दयानंद एक्सटेंसिवली टूर्ड इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज आइडियाज। बाकी पूरी जिंदगी उन्होंने दयानंद सरस्वती ने अपनी लाइफ इंडिया के टूर किया और प्रोपगेशन किया, अपने आइडियाज का प्रोपगेट किया। Dayanand's ideal was to unite India religiously, socially and nationally. Aryan religion to be the common religion of all, a classless, casteless society, and India free from foreign rule. He looked on Vedas as India's rock of ages and the true original seed of Hinduism. His motto was go back to Vedas. He gave his own interpretation of Vedas. He regarded the authority of later Hindu scriptures like the Puranas, described them as work of lesser men and responsible for the evil practices of idol worship and other superstitious belief in Hindu religion. उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू स्क्रिप्चर हैं पुरानास उनको डिस्क्राइब वर्क ऑफ लेसर मेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। उन्होंने बोला कि जो पुराण है ना पुराणों से ही इविल प्रैक्टिसेस का जो जन्म हुआ है कि आपकी आइडल जो मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हो सामने आ रही हैं, ये सब इसी वजह से आती है। दयानंद कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड प्रीज्ड यूनिटी ऑफ गॉडहुड। वो आइडल वर्शिप को ये भी नकारते थे कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। प्रीज्ड यूनिटी ऑफ गॉड हेड, उन्होंने गॉड यूनिटी की बात करी। हिज व्यूज वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश में उनके जो व्यूज थे वो एक्सप्रेस किए गए थे। दयानंद लॉन्च्ड ए फ्रंटल अटैक ऑन न्यूमरस अब्यूजेस लाइक आइडोलेट्री, पॉलीथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स, एनिमल सैक्रिफाइसेस, फीडिंग द डेड थ्रू श्रद्धास। इस तरह के कई सारे जो चीज़ें हैं उनका बड़ा उन्होंने अपोज किया। दैट हैड crept into Hindu religion in 19th century. He rejected the popular Hindu philosophy which held that physical world is an illusion. उन्होंने एक जो पॉपुलर हिंदू फिलॉसफी को रिजेक्ट किया जिसमें ये लिखा है कि फिजिकल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, एक माया है। दैट मैन सोल इज मेयरली ए पार्ट ऑफ गॉड, टेम्परेली सेपरेटेड फ्रॉम गॉड बाई इट्स एम्बॉडीमेंट इन द इल्यूजरी मास्क ऑफ द बॉडी एंड दैट मैन्स ऑब्जेक्ट देयरफॉर वाज टू एस्केप द वर्ल्ड वेयर इविल एग्जिस्टेड एंड टू सीक यूनियन विद गॉड। अगेंस्ट दिस बिलीफ, वो ये बात नहीं मानते थे कि आदमी की आत्मा जो है वो भगवान का ही हिस्सा है, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी आगे चल के, तो इस तरह की बातें नहीं मानते थे। अगेंस्ट दिस बिलीफ दयानंद हेल्ड दैट गॉड, सोल एंड मैटर, प्रकृति वो डिस्टिंक्ट एंड इटर्नल एंटिटीज। उन्होंने बोला कि सब अलग हैं और इटर्नल एंटिटीज हैं एंड एवरी इंडिविजुअल हैड टू वर्क आउट हिज ओन साल्वेशन इन द लाइट ऑफ द इटर्नल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट। उन्होंने बोला कि हर इंडिविजुअल को टू वर्क आउट इज ओन साल्वेशन, उसको अपने मोक्ष के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ इटर्नल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट। इन रिजेक्टिंग मोनिज्म दयानंद ऑल्सो dealt a severe blow at the popular belief in predetermination. The Swami contended that human beings were not playthings of fate. उन्होंने बोला कि जो इंसान है वो खिलौना नहीं है किस्मत का। As such, no one could avoid responsibility for his action on the plea that human deeds were predetermined. वो ये नहीं कह सकते थे कि ये तो जो आदमी कर रहा है ये तो पहले से डिसाइडेड था। उनका ऐसा नहीं, आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने काम की। दयानंद एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, उन्होंने कर्मा के डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट किया। अब ये देखने वाली बात है कि आप ब्रह्म समाज में ये नहीं माना गया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ नियति, उन्होंने कर्मा माना लेकिन भाग्य को नहीं माना, नियति कोई चीज होती है। ही एक्सप्लेन दैट वर्ल्ड इज अ बैटल फील्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज टू वर्क आउट हिज साल्वेशन बाय राइट डीड्स।
उन्होंने बोला कि हर किसी को अपना मोक्ष खुद अच्छे कामों से ही मिलेगा। दयानंद चैलेंज द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास इन द स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ ऑफ द हिंदूज। उन्होंने चैलेंज किया कि ब्राह्मण जो पुजारी लोग हैं इनकी बड़ी सोशल लाइफ के बारे में उन्होंने चैलेंज किया कि इनकी बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है। ही रिडिक्यूल्ड द क्लेम ऑफ प्रीस्ट दैट दे कुड एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द मैन एंड गॉड। उन्होंने इस बात का मजाक भी उड़ाया कि जो पुजारी होते हैं ये इंटरमीडिएट की तरह कैसे काम कर सकते हैं आदमी और भगवान के बीच में। द स्वामी asserted every Hindu's right to read and interpret the Vedas। उन्होंने बोला कि हर हिंदू को राइट है कि वो पढ़े वेदों को और इंटरप्रेट कर सके। He strongly condemned the caste system based on birth, though he subscribed to the Vedic notion of four Varna system in which a person was not born in any Varna but was identified as a Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra according to the occupation it followed। वो कास्ट सिस्टम में ये जो बातें करी जाती हैं कि जहाँ पे आप पैदा हो गए जिस कास्ट में वही हो गए, वो इस बात पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहते वो वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं कि 4 वर्ण होंगे और आप किसी भी वर्ण में नहीं पैदा हुए लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई भी हो सकते हो, आपके काम के हिसाब से डिसाइड होगा। तो स्वामी was also a strong advocate of equal status between man and woman। वो आदमी और औरत के बीच में इक्वल स्टेटस की बात करते थे। He pleaded for widow remarriage and condemned child marriages। उन्होंने प्लीड किया विडो रिमैरिज को लेकर और चाइल्ड मैरिजेस को कंडेम किया। इन सरकास्टिक लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द हिंदू रेस एज द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने एक सरकास्टिक लैंग्वेज में बोला भी था हिंदू प्रजाति को कि बच्चों के बच्चे हैं ये। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट दयानंद स्लोगन of Back to Vedas was a call for revival of Vedic learning and Vedic purity of religion and not revival of Vedic times। Vedic times के revival की बात नहीं कर रहे थे, वो Vedic purity of religion की बात कर रहे थे। He accepted modernity and displayed patriotic attitude to national problems। The creed and the principles of Arya Samaj first defined at Bombay in 1875 were revised at Lahore in 1877। जो प्रिंसिपल्स थे आर्य समाज के वो बाद में जो बॉम्बे में डिफाइन किए गए थे वो बाद में लाहौर में रिवाइज किए गए। द 10 प्रिंसिपल्स वर अप्रूव्ड बाय दयानंद एंड हैव रिमेन्ड अनअल्टर्ड टू दिस डे। और जो 10 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे दयानंद के द्वारा अप्रूव किए गए थे और वो अभी तक अनअल्टर्ड रहे हैं। वो कौन से रहे हैं? द प्रिंसिपल्स आर गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। ये पहली बात है कि गॉड जो है सारी सोर्स है जितने भी नॉलेज का। गॉड हु इज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल माइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। गॉड के बारे में है कि वो सब नॉलेज है, ऑल माइटी है वो। द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। एन आर्या शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ एंड अबैंडन अनट्रूथ। ऑल एक्शन मस्ट कन्फर्म टू धर्मा। दैट मीन्स आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब राइट एंड रॉन्ग समझना चाहिए आदमी को। द प्रिंसिपल एम ऑफ दिस समाज इज टू प्रमोट द वर्ल्ड्स वेल बीइंग, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। All persons should be treated with love and justice. Ignorance should be dispelled and knowledge increased। Ignorance जो है उसको dispel करना चाहिए और knowledge बढ़ानी चाहिए। Everybody should consider his own progress to depend on the uplift of all others। हर आदमी को अपने प्रोग्रेस को सोचना चाहिए कि टू डिपेंड ऑन, ताकि वो दूसरों का अपलिफ्ट में भी योगदान कर सके। और स्पेशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड शुड बी प्लेस्ड अबव इंडिविजुअल्स वेलकाइंड। एक आदमी की वेलकाइंड से ज़्यादा सोशल वेलबींग पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दयानंद सरस्वती जी की ये सारी बातें थी। और उन्होंने जैसे एक चीज़ और आप इम्पॉर्टेंट देख रहे हो कि उन्होंने एक ये बात बोली थी, ही रिजेक्टेड द पॉपुलर हिंदू फिलोसफी विच हेल्ड दैट फिजिकल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। मतलब ये बात है कि जो वर्ल्ड है जो हम देखते हैं, आपने बहुत सुना होगा, ये सब मोह माया है, ये रियल कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं था, वो इस बात को सीधे डिनाई करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, सब रियल है। तो मैन सोल इज मेयरली अ पार्ट ऑफ गॉड। ऐसा बोलता है कि आदमी की जो अंतरात्मा है वो भगवान का एक पार्ट है, टेम्परेली जो गॉड से अलग है। और ये आखिरी में इसके छोड़ के चली जाएगी, गॉड से मिल जाएगी। तो इस तरह की बातों में आप देखोगे कि ये दयानंद सरस्वती जी नहीं मानते थे। और उन्होंने किस तरह की बातें बैक टू वेदास और इस तरह की बातें करी हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा
or perhaps the most phenomenal achievement of the Arya Samaj has been in the field of social reform and the spread of education. वो जो phenomenal आप achievement देखोगे वो क्या है, social reform and spread of education में. The Samaj based its social program entirely on the authority of Vedas, of course conditioned by rationalism and utilitarianism. ये जो समाज था उसका सोशल प्रोग्राम था, उसने वेदों की अथॉरिटी को माना, हाँ, लेकिन इसमें रेशनलिज्म भी था और यूटिलिटी की भी बात होती थी. द आर्य समाज सोशल आइडियल्स कंप्राइज अमंग अदर्स द फादरहुड ऑफ गॉड एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड द इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, एब्सोल्यूट जस्टिस एंड फेयर प्ले बिटवीन मैन एंड नेशन एंड लव एंड चैरिटी टुवर्ड्स ऑल. द आर्य समाज लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड enjoins on all Arya Samajists to endeavor to diffuse knowledge and dispel ignorance. The DAV institution spread over the length and breadth of the country are standing proof of the educational achievement of the Samaj. The nucleus for this movement was provided by Anglo-Vedic school established in लाहौर इन 1886. ये जो न्यूक्लियस था इस मूवमेंट का वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ था, वो एंग्लो वैदिक स्कूल खुला था लाहौर में 1886 में, वहाँ से प्रोवाइड हो रहा था. और दी एजुकेशन imparted in DAV institutions combines the best of the modern and classical Indian studies. The orthodox opinion in the Arya Samaj, which stands for the revival of Vedic ideal in modern life, set up the गुरुकुल पाठशाला एट हरिद्वार इन 1902. तो जो एजुकेशन जो डीएवी इंस्टीट्यूशन में इम्पार्ट की जाती थी वो क्या करती थी कि क्लासिकल और मॉडर्न दोनों तरह की इंडियन स्टडीज़ को कंबाइन करती थी. जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन था आर्य समाज का, जो बात करता था कि समझ विच स्टैंड्स फॉर द रिवाइवल ऑफ वैदिक आइडियल इन मॉडर्न लाइफ, जो वैदिक आइडियल को फॉलो करने की बात करता था वो आप देखोगे कि वो लाइफ सेटअप विद गुरुकुला पाठशाला एट हरिद्वार इन 1902 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है. और द आर्य समाज मूवमेंट गेव प्राउड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदूज एंड अंडरमाइन द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेस एंड वेस्टर्न कल्चर. आर्य समाज का जो मूवमेंट था इसने प्राउड दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, सेल्फ रिलायंस की बात करी हिंदूज के लिए, और उन्होंने अंडरमाइन किया, उन्होंने कहा कि जो वाइट रेस और वेस्टर्न कल्चर जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ये गलत है. एज अ डिसिप्लिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग हिंदू सोसाइटी फ्रॉम द onslaught of Islam and Christianity. एक डिसिप्लिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ इसने हिंदू सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से. रादर द सब्जेक्ट समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदूज. बाद में आप देखोगे कि ये जो समाज था इसने एक शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किया नॉन हिंदू को हिंदू में बदलने के लिए. फर्दर इट इन्फ्यूज्ड अ स्पिरिट ऑफ इंटेंस पैट्रियोटिज्म. इसने एक पैट्रियोटिज्म की भावना को भी डेवलप किया. The Samaj always remained in forefront of political movement and produced leaders of eminence of Lala Hansraj, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय. ये समाज ने कई सारे प्रोमिनेंट लीडर दिए हैं जैसे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय. और दयानंद पॉलिटिकल स्लोगन वाज इंडिया फॉर द इंडियंस. एक पॉलिटिकल स्लोगन था उनका दयानंद सरस्वती का कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है. वाइल द ब्रह्म समाज एंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी अपील टू इंग्लिश एजुकेटेड एलीट ओनली, the दयानंद मैसेज वॉज फॉर द मासेस ऑफ इंडिया ऑल्सो. आप ये देखोगे कि ब्रह्म समाज और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड एलीट क्लास के लिए थी, लेकिन दयानंद सरस्वती का जो मैसेज था पूरे इंडिया के सब लोगों के लिए था. द आर्य समाज मूवमेंट हैज़ टेकन डीप रूट्स इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान. आर्य समाज मूवमेंट का जो आप डीप रूट देखोगे वो कहाँ, मूवमेंट हैज़ टेकन डीप रूट्स. इसने डीप रूट्स लिए हैं आर्य समाज के मूवमेंट ने. कहाँ कहाँ लिए हैं? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में. रामकृष्ण मूवमेंट की बात करते हैं. द डायडेक्टिक रेशनलिज्म ऑफ द ब्रह्म समाज अपील्ड मोर टू द intellectual elite in Bengal, while the average Bengali found more emotional satisfaction in the cult of Bhakti and Yoga. जो पढ़े लिखे थे, रेशनलिज्म की बातें जो होती थी ब्रह्म समाज में, ये इंटेलेक्चुअल क्लास थी जो बंगाल की पढ़े लिखे, उनको तो समझ में आएगी, लेकिन जो एवरेज बंगाली थे उनको ये भक्ति और योगा में ही अच्छा लगता था. द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण मिशन आर बेस्ड ऑन एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स एमिडस्ट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. जो टीचिंग्स थी रामकृष्ण मिशन की वो एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल कंसेप्ट की थी,
और जबकि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था। The Ramakrishna Mission was conceived and founded by Swami Vivekananda in 1897. रामकृष्ण मिशन को कंसीव किया, फाउंड किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। इवन 11 years आफ्टर द डेथ ऑफ रामकृष्ण, 11 साल मरने के बाद रामकृष्ण के ये रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। रामकृष्ण परमहंस वॉज ए पुअर priest at the Kali temple in दक्षिणेश्वर नियर कलकत्ता। रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी थे, वो काली टेम्पल में रहते थे दक्षिणेश्वर के कलकत्ता में। हिज थिंकिंग वॉज रूटेड डीपली इन इंडियन थॉट एंड कल्चर। उनकी जो थिंकिंग थी वो रूटेड थी डीपली, गहराई तक इंडियन थॉट और कल्चर में। ऑल्दो ही रिकॉग्नाइज द ट्रूथ इन ऑल रिलीजन, जबकि वो हालांकि वो सारे रिलीजन को के जो सच्चाई है उनको एक्नॉलेज करते थे। He considered and emphasized that Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah are different names for the same God. एक नया आपको देखो लॉजिक मिल रहा है यहाँ पे बोला गया है कि जो कृष्णा, हरि जितने भी हैं सब एक ही भगवान के नाम है। अनलाइक वो नाम अलग अलग हैं, भगवान एक ही हैं। अनलाइक द आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द इमेज वर्शिप इन डेवलपिंग स्पिरिचुअल फर्वर एंड वर्शिप ऑफ द इटर्नल ओमनीपोटेंट गॉड। अब आप देखो आर्य समाज में तो ये मूर्ति पूजा नहीं मानी जा रही थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन ने यूटिलिटी को समझा कि इमेज वर्शिप सही है और स्पिरिचुअल उत्साह पैदा होता है इससे, ठीक है। और however रामकृष्ण put his emphasis on essential spirit not the symbols or rituals। उन्होंने जो जोर दिया वो जो मेन जो स्पिरिट है, भावना, फीलिंग्स को दिया, उन्होंने सिंबल्स और रिचुअल्स को इतना फीलिंग नहीं दिया। He stood for selfless devotion to gods with a view to ultimate absorption in him। उन्होंने सेल्फलेस डिवोशन की बात की ताकि आप आखिर जाके आखिरी में भगवान में एब्जॉर्ब हो जाओ। This spirituality and compassion for suffering humanity inspired those who listened to him। ये स्पिरिचुअलिटी और जो दया की बात थी सफरिंग्स को लेके, ये इसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। It was left to Swami Vivekananda to give an interpretation to the teachings of Ramakrishna and render them in an easily understandable language to the modern man। इसके बाद ये जो काम था ये स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गया कि वो इंटरप्रेट करें टीचिंग्स को रामकृष्ण की और उस चीज़ को रेंडर देम इन ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इन जो ईजिली समझ में आ जाए मॉडर्न मैन को, उस तरह में रेंडर करें उसको। विवेकानंद इमर्ज्ड एज अ प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। वो एक नए तरह के नए हिंदुइज्म के एक प्रीचर की तरह सामने आए। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893। जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेड ए ग्रेट इंप्रेशन बाय हिज लर्नेड इंटरप्रिटेशन, और बहुत अच्छा इंप्रेशन उन्होंने बनाया था। The keynote of his opening address was the need for a healthy balance between spiritualism and materialism। उनका जो की नोट था वो था बैलेंस होना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में। ही envisaged a new culture for the whole world where the materialism of the west and the spiritualism of the east would be blended into a new harmony to produce happiness फॉर मैनकाइंड। उन्होंने एक नए कल्चर की बात करी कि पूरे विश्व में एक ऐसा कल्चर हो जहाँ पे वेस्ट के मटेरियलिज्म और ईस्ट के स्पिरिचुअलिज्म को ब्लेंड करके एक नई हार्मनी पैदा करी जाए मैनकाइंड के लिए। तो स्वामी डिक्रीड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, उन्होंने भी अपोज किया। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज इन रिलीजियस मैटर। ही रिग्रेटेड दैट हिंदुइज्म हैड बीन कन्फाइंड टू द किचन। ही फ्राउंड एट रिलीजियस टैसिट approval to the oppression of the poor by the rich। He believed that it was an insult to God and humanity to teach religion to a starving man। उन्होंने बोला कि जो आदमी भूखा मर रहा हो उसको आप ये ज्ञान की बातें, भगवान की बातें सिखाना बेवकूफ़ी है। Once he said, him I call a महात्मा whose heart bleeds for the poor, otherwise he is a दुरात्मा। उन्होंने कहा मैं उसे ही महात्मा मानूंगा जिसका जो हृदय में गरीबों के लिए ख्याल हो, उसको दुख पहुंचता हो, नहीं तो वो दुरात्मा है। So long as millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, while educated at their expense, pays not the least heed to men।
उन्होंने बोला कि सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन, जहाँ पे लोग इतने लोग भूखे रहते हैं, एंड इग्नोरेंस आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर, मैं हर उस आदमी को गद्दार समझूंगा हु वाइल एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंस, जो उनके पैसों पे एजुकेट हुए हैं, बट पेज नॉट द लीस्ट ही टू मैन, लेकिन इंसानों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उस तरह मतलब उनका ये थिंकिंग थी कि आदमी को, लोगों को, भूखे आदमी को भजन नहीं कराया जा सकता है। दस विवेकानंद एम्फेसाइज द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ हिज मास्टर दैट द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज थ्रू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने ये बोला कि जो अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो मानवता की सेवा करो। इन हिज वे ही गेव ए न्यू सोशल पर्पस टू हिंदुइज्म, इस तरह से उन्होंने एक नया सोशल पर्पस दिया हिंदुइज्म को। Ever since its inception, the Ramakrishna Mission has been in the forefront of social reform in the country. जब से ये रामकृष्ण मिशन का इंसेप्शन हुआ है, ये हमेशा फोरफ्रंट में रहा है सोशल रिफॉर्म में कंट्री में। It runs a number of charitable dispensaries and hospitals, offers help to the afflicted in times of natural calamities like famines, flood and epidemics. Vivekananda never gave any political message. All the same, though his speeches and writings he infused into the new generation a sense of pride in India's past, a new faith in India's culture and rare sense of self-confidence in India's future. He was a patriot and worked for the uplift of the people. So far as Bengal is concerned, writes Subhas Bose, Vivekananda may be regarded as the spiritual father of the modern nationalist movement. सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला है विवेकानंद जी के बारे में कि विवेकानंद में बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके स्पिरिचुअल फादर अगर कोई है तो वो विवेकानंद जी हैं। उसके बाद आप देखते हो थियोसॉफिकल मूवमेंट आता है। The Theosophical Society was founded by Westerners who drew inspiration from Indians thought and culture. ये जो था ये अंग्रेजों ने, वेस्टर्न से जो लोग थे उन्होंने मतलब उसको बनाया, फाउंड किया और उनको इंस्पिरेशन इंडियन थॉट एंड कल्चर से मिला। मैडम H.P. Blavatsky of रूसो जर्मन बर्थ laid the foundation of the movement in United States in 1875। उन्होंने फाउंडेशन किया इस मूवमेंट को 1875 में। लेटर कोलोनल M.S. ऑलकॉट ऑफ US आर्मी ज्वाइंड हर, उसके बाद ऑलकॉट ने भी उनको ज्वाइन कर लिया US आर्मी के। इन 1882 दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू इंडिया एंड अद्यार। 1882 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर अद्यार में शिफ्ट कर लिया एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास। The members of this society believe that a special relationship can be established between a person's souls and God by contemplation, prayer and revelation। उन्होंने बोला कि एक स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती है आदमी की आत्मा और भगवान के बीच में भाई कंटेम्पलेशन से और प्रेयर करके और रिविलेशन से। तो सोसाइटी एक्सेप्ट्स द हिंदू बिलीफ इन री इनकारनेशन कर्मा एंड ड्रॉज इंस्पिरेशन from the philosophy of the Upanishad and Sankhya, Yoga, Vedanta school of thought। It सोसाइटी एक्सेप्ट करती है हिंदू बिलीफ को कि मतलब री इनकारनेशन होता है, कर्मा पे इंस्पिरेशन से लिया। मतलब ये जो सोसाइटी थी ये इसने कई चीज़ों पे विश्वास कर लिया हिंदू बिलीफ, जैसे री इनकारनेशन पुनर्जन्म होता है, कर्म होते हैं, ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषद और संख्या से उन्होंने लिया ज्ञान। योग और वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को उन्होंने बिलीव किया। इट एम्स टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, और जिसमें कोई डिस्टिंक्शन ना हो रेस का, क्रीड का, सेक्स का, कास्ट का और कलर का। तो सोसाइटी ऑल्सो सीक्स टू इन्वेस्टिगेट द अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर्स लेटेंट इन मैन। The Theosophical movement came to be allied with Hindu Renaissance। ये एलाई की तरह काम किया इसने। In India, the movement became somewhat popular with the election of Mrs. Annie Besant as its president after the death of Walcott in 1907। Walcott की डेथ के बाद एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट बनी थी, तो उसके बाद से आप देखोगे इंडिया में ये मूवमेंट ज़्यादा पॉपुलर हुआ। This president after the death of Walcott in 1907। Early in her life, Mrs. Besant lost all faith in Christianity। स्टार्टिंग में उन्होंने एनी बेसेंट ने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी में
मतलब आप इस देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट उसके, और ये जो थी कि डेथ अल्कॉट की डेथ हो गई थी, और इनके बारे में बात की जाती है कि जो एनी बेसेंट थी उनका क्रिश्चियनिटी से भरोसा उठ गया था, उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था, एन एंजेलिकन क्लर्जीमैन एंड ए केम इन कॉन्टैक्ट विथ थियोसॉफी in 1882. In 1889, she formally joined the Theosophical Society. After the death of Madame Blavatsky in 1991, Mrs. Besant felt lonely and decided to come to India. वो इंडिया आने के लिए उन्होंने सोचा. Mrs. Besant was well acquainted with the Indian thought and culture, and her approach was Vedantic, as is very evident from her remarkable translation of Bhagavad Gita. उन्होंने भगवद गीता का ट्रांसलेशन भी किया है. Madame Blavatsky main emphasis had been on the occult than spiritualism. मैडम ब्लावस्की का एम्फेसिस जो था वो अकल्ट पे था, और मिसेस बेसेंट फाउंड ए ब्रिज बिटवीन मैटर एंड माइंड. बेसेंट ने मैटर और माइंड के बीच में एक ब्रिज फाइंड किया. ग्रेजुअली मिसेस बेसेंट टर्न्ड ए हिंदू, वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई. ये देखिए, नॉट ओनली इन हर व्यूज बट ऑल्सो इन हर ड्रेस, फूड, कंपनी, सोशल मैनर्स. काफ़ी चीज़ों में वो ऐसे हिंदू की तरह रहने लगी. इन इंडिया अंडर हर गाइडेंस थियोसॉफी के बिकेम्स अ मूवमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवल. उनकी गाइडेंस में जो थियोसॉफी था वो एक हिंदू रिवाइवल की तरह सामने आया मूवमेंट. टॉकिंग ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम, एनी बेसेंट वन सेड द इंडियन वर्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवाइवल, स्ट्रेंथनिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द एंशिएंट रिलीजन. दिस हैज ब्रॉट विद इट a new self-respect, a pride in the past, a belief in future, an inevitable result, a great wave of patriotic life, the beginning of the rebuilding of a nation. Besant laid the foundation of Central Hindu College in Banaras in 1898, where both the Hindu religion and Western scientific subjects were taught. उन्होंने एक फाउंडेशन डाली थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1898 में, जिसमें क्या होता था कि हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे. द कॉलेज बिकेम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. अब BHU का जो नाम सुनते हैं वो 1916 में उसकी तरह एक न्यूक्लियस की तरह काम किया था इस कॉलेज ने. मिसेस बेसेंट ऑल्सो डिड मच फॉर द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन. उन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया. She also formed the Home Rule League on the pattern of the Irish Home Rule Movement. Irish Home Rule Movement के पैटर्न पे उन्होंने ये एक होम रूल लीग भी बनाया था. The Theosophical Society provided a common denominator for the various sects and fulfilled the urge of the educated Hindus. जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने कॉमन डिनोमिनेटर प्रोवाइड किया फॉर द वेरियस सेक्ट्स, अलग अलग संप्रदायों को, एंड फुलफिल द अर्ज ऑफ एजुकेटेड हिंदूज. और उनकी जो अर्ज थी एजुकेटेड हिंदूज की उसको फुलफिल किया. हाउएवर टू द एवरेज इंडियन द फिलोसफी ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट सीम्ड रादर वेग एंड डेफिशिएंट इन पॉजिटिव प्रोग्राम, एंड एज सच इट्स इम्पैक्ट वाज लिमिटेड टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वेस्टर्नाइज्ड क्लासेस. आप देखोगे कि एवरेज इंडियन की बात हो गया आप, द फिलोसफी ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट जो थी वो वेग थी काफ़ी हद तक और डेफिशिएंट थी, और इसका इम्पैक्ट लिमिटेड था. जो वेस्टर्नाइज क्लास के लिए इसका इफेक्ट ज़्यादा था, बाकी इतना ये दिखा नहीं. लीजन गॉड करेंसी गॉट ग्रेट करेंसी. ये हिंदुइज्म जो एनिबेशन, एक ने बोला है कि जो एनिबेशन थी वो पिछले जन्म में ब्राह्मण रही थी. इस तरह की बातें मतलब करी जाती हैं. ठीक है. अब कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं. इफ हिंदू माइंड हैड रिस्पॉन्डेड टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस विद ए डिजायर टू लर्न, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वाज टू सर्च देमसेल्व्स इन अ शेल एंड रेजिस्ट वेस्टर्न इम्पैक्ट. हिंदू माइंड जो था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को से सीख रहा था रिएक्शन, लेकिन जो मुस्लिम का था उनका था कि बंद कैसे भी हम अपने आप को बंद रखें और वेस्टर्न इम्पैक्ट हम पे ना पड़ पाए. अब दी वहाबी मूवमेंट क्या था? द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ वहाबी मूवमेंट. जो सबसे पहला रिस्पॉन्स दिखा मुसलमानों पे ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का, वो था विच में भी मोर एप्टली वी कॉल्ड द वली उल्लाह मूवमेंट. इट वाज एसेंशियली अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. शाह वली उल्लाह वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर ऑफ 18th सेंचुरी. ये फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे शाह वली उल्लाह 18th सेंचुरी के, who expressed concern at the degeneration
विच हैड सेट इन एमंग इंडियन मुस्लिम। उन्होंने पहले कंसर्न दिया कि एक डीजनरेशन हो रहा है जो बीच में एमंग इंडियन मुस्लिम्स के बीच में पैदा हो रहा है। ही वॉइस्ड हिज एंग्विश एट द अगली डिपार्चर फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ इस्लाम। उन्होंने बोला कि आदमी इस्लाम से दूर हट रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट वॉज टू फोल्ड। उनका जो रिफॉर्म मूवमेंट था, वो कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो क्या था? ही अर्ज द डिजायरेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग a harmony among the four schools of Muslim jurisprudence which had divided the Indian Muslims। उनका जो अर्ज, उन्होंने क्या अर्ज किया कि एक हारमनी होनी चाहिए जो फोर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स हैं उनमें, और जिन्होंने इंडियन मुस्लिम को डिवाइड कर रखा है। ही सॉट टू इंटीग्रेट द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फोर स्कूल्स। वो सारे चारों स्कूलों के जो बेस्ट एलिमेंट था उनको इंटीग्रेट करना चाहते थे। ही emphasized the role of individual conscience and religion। He held that in cases where the Quran and Hadith could be liable to conflicting interpretation, the individual could make a decision on the basis of his own judgment and conscience। उन्होंने एक और बात कही कि कभी आगे चल के अगर आप ऐसा होता है कि कुरान और हदीस से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जा रहा है इंटरप्रिटेशन में, तो आदमी अपने मतलब डिस्क्रेशन से डिसाइड कर सकता है, अपने जजमेंट से, कॉन्साइंस से, कि क्या सही है क्या गलत है। शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ वलीउल्लाह बट ऑल्सो गिव देम ए पॉलिटिकल कलर। तो शाह अब्दुल अजीज और शाह अहमद बरेलवी ने पॉपुलराइज किया वलीउल्लाह की टीचिंग्स को, लेकिन एक पॉलिटिकल कलर दे दिया। दे एम्ड एट क्रिएटिंग ए होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। उन्होंने कोशिश करी कि एक होमलैंड बन जाए मुस्लिम्स के लिए। दिस बिगनिंग वॉज मेड बाई ए फतवा रूलिंग गिवन बाई अब्दुल अजीज डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी ए दरुल हर्ब। और इसका शुरुआत कैसे हुआ कि अब्दुल अजीज ने एक फतवा डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने इंडिया को बोल दिया कि ये एक दारुल हर्ब है, मतलब लैंड ऑफ काफिर्स, यहाँ पे काफिर्स रहते हैं, एंड नीड टू मेक इट दारुल इस्लाम, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। The campaign was initially directed against the Sikhs of the Punjab। ये जो कैंपेन था पहले सिखों के अगेंस्ट था पंजाब में। आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849, 1849 में जब ब्रिटिश एनेक्सेशन हो गया, द मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। द मूवमेंट वॉज क्रश्ड बाय द सुपीरियर मिलिट्री फोर्स ऑफ ब्रिटिश इन 1870। लेकिन ये मूवमेंट दबा दिया गया 1870 में, ब्रिटिश के सामने नहीं टिक पाई है। The Aligarh movement, the legacy of revolt of 1857 was the official impression that the Muslims were the arch conspirators in 1857 and 58। ये रिवोल्ट क्या थी, लेगेसी अगर आप देखोगे 1857 के, तो एक ऑफिशियल इंस्पिरेशन बना कि मुस्लिम जो थे वो कॉन्स्पिरेटर थे 1857-58 के रिवोल्ट में। द वहाबी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ 1860 एंड 1870 कन्फर्म्ड सच सस्पिशंस। उसके बाद वहाबी में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज 60 और 70s की, तो ये और कंफर्म, आप देखोगे बहुत कंफर्म हो गया, ठीक है, जो इस तरह की एक्टिविटीज हुई। तो आप देखोगे हाउएवर विंड ऑफ चेंज वाज परसेप्टेबल इन 1870s, लेकिन फिर भी एक विंड ऑफ चेंज परसेप्शन दिखा चेंज का। डब्ल्यू अंटर बुक द इंडियन मुसलमान मेड ए विगरस प्ली फॉर रिकंसाइलिंग एंड रैलिंग द मुस्लिम्स राउंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट through thoughtful concession। A section of Muslim community led by Sayyid Ahmad Khan was prepared to accept this stance of official patronage। These Muslims felt that Muslim community would forgo its rightful share in the administrative service if they shut themselves in a cell and resist modern ideas। तो ये कुछ मुस्लिम थे, उन्होंने ये देखा कि अगर हम अपने आप को बंद कर लेते हैं पूरी तरह से और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मॉडर्न नहीं होते हैं, तो हमें शेयर नहीं मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो सर सैयद अहमद खान ने 1817-1898 के बीच में जो टाइम था, ये नेम स्टैंड्स आउट कॉन्स्पिक्वस अमंग द मुस्लिम रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के रिफॉर्म्स में इनका नाम आता है खुल के। बॉर्न इन दिल्ली 1817 में पैदा हुए थे इन ए रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली। ही रिसीव्ड एजुकेशन इन ट्रेडिशनल मुस्लिम स्टाइल में उनको एजुकेशन मिली। ही वॉज इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द रेबेलियन ऑफ 1857 एंड स्टू लॉयल टू द गवर्नमेंट। वो जुडिशियल सर्विस में रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये इन्होंने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1876 में, ये रिटायर हुए। इन 1878 ही बिकेम ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 1800
ये 78 में वो मेंबर बने थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। हिज लॉयल्टी अर्नड हिम ए नाइटहुड इन 1888। उनको जो ये लॉयल्टी दिखाई उन्हें नाइटहुड मिला था 1888 में। सैयद अहमद ट्राई टू मॉडर्नाइज द आउटलुक ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने कोशिश करी कि मुस्लिम्स का जो आउटलुक है मॉडर्नाइज हो। ही ट्राई टू रिकनसाइल हिज को रिलीजियसनेस to the modern scientific thought and to the British rule and asked them to accept services under the government। और उन्होंने बोला कि वो ब्रिटिश सर्विस के सर्विसेज मतलब एक्सेप्ट करें। इन दिस ऑब्जेक्टिव ही अचीव ग्रेट सक्सेस। उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली। सर सैयद ऑल्सो ट्राई टू रिफॉर्म द सोशल अब्यूजेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने बहुत सारे जो सोशल अब्यूजेस थे मुस्लिम कम्युनिटीज में उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की। ही कंडेम द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी। पीरी एंड मुरीदी वाला सिस्टम उन्होंने कंडेम किया। द पीर्स एंड फकीर्स क्लेम टू बी फॉलोवर्स ऑफ सूफी schools and passed mystic words to their disciples murids। वो ये जो भी सब फकीर्स होते हैं ये फॉलोवर्स होते हैं सूफी स्कूल के और कुछ मिस्टिक्स वर्ड्स अपने डिसाइपल्स को देते हैं। ही ऑल्सो कंडेम्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड डिस्क्राइब्ड इट अन इस्लामिक। उन्होंने स्लेवरी को भी मतलब कंडेम किया इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को और डिस्क्राइब किया इसको कि अन इस्लामिक है। हिज प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज वर प्रोपगेटेड थ्रू हिज मैगजीन्स तहदीब उल अखलाक। उनकी जो ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो हैं ये तहदीब उल अखलाक में इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स इसमें दिखते हैं। इन हिज मास्टरली वर्क कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद क्रिटिसाइज द नैरो आउटलुक ऑफ द ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स एंड गेव हिज ओन व्यूज इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रेशनलिज्म एंड साइंटिफिक नॉलेज। उन्होंने कुरान में जो कई सारी कमेंट्रीज हैं उसके वर्क किया था कमेंट्रीज ऑन कुरान। उनमें नैरो आउटलुक का काफ़ी उन्होंने मतलब बोला कि रेशनल क्रिटिसाइज किया और उन्होंने रेशनल और साइंटिफिक नॉलेज से उसको आपने इंटरप्रेट किया। हिज एम्फेसिस वाज ऑन द स्टडी ऑफ कुरान। उनकी एम्फेसिस थी कुरान की स्टडी में। द वर्क ऑफ गॉड ही सेड शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द वर्क ऑफ गॉड व्हिच लाइज ओपन बिफोर ऑल टू सी। ठीक है। In the field of education, Sir Syed opened the MAO एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। सर सैयद ने अपना एक कॉलेज खोला था एजुकेशन के फील्ड में अलीगढ़ में 1875 में। वेयर इंस्ट्रक्शन वॉज इम्पार्टेड बोथ इन वेस्टर्न आर्ट्स एंड साइंसेज एंड मुस्लिम रिलीजन। जहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे वो वेस्टर्न आर्ट साइंस और मुस्लिम रिलीजन के भी दिए जाते थे। सून अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल फॉर द मुस्लिम community. The school became the nucleus for the formation of Muslim University in 1920। बाद में यही मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। Deoband School, the orthodox section among the Muslim ulema who were the standard bearers of the traditional Islamic learning organized the Deoband movement। जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था उन्होंने अपना अलग से स्कूल खोला, देवबंद मूवमेंट स्टार्ट किया। इट वाज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुज टू इन ऑब्जेक्टिव। उनके दो ऑब्जेक्टिव थे, टू प्रोपगेट अमंग मुस्लिम द प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीस, टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। कि ये दो बातें थी कि टीचिंग्स को बढ़ाओ कुरान हदीस की और जिहाद की जो भावना है उसको जगाए रखो। द उलेमा अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद कासिम वनोटवी। जो उलेमा थे, जो लीडरशिप थी मोहम्मद कासिम वनोटवी की एंड राशिद अहमद गंगोही फाउंडेड द स्कूल एट देवबंद इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन 1866। 1866 में इन्होंने देवबंद करके एक सहारनपुर में एक स्कूल खोला। द ऑब्जेक्ट वॉज टू ट्रेन रिलीजियस लीडर फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। उनका था कि रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन करेंगे। द स्कूल कैरिकुलर सेट आउट इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को बंद किया। द इंस्ट्रक्शन imparted was in original Islamic religion and aim was moral and religious regeneration of Muslim community। मतलब पूरा एक तरह से religious सब चीज़ें स्टार्ट कर दी इन्होंने। In contrast to the Aligarh movement which aimed at welfare of Muslim community through Western education and support of British government, the Deoband school did not prepare its students for government jobs or worldly careers but for preaching of Islamic faith। उन्होंने क्या हुआ, अब ये आइडिया देखो, देवबंद स्कूल का गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करना था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम ऐसा करियर देंगे इनको कि ये और इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, प्रीचिंग्स फैलाएंगे। इट वॉज फॉर इट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट द देवबंद स्कूल अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट फ्रॉम द नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो। ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे
इसी वजह से देवबंद स्कूल ने सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट से नहीं बल्कि नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज को भी अटैक किया, क्योंकि यहाँ रिलीजियस टीचिंग दी जा रही थी। इन पॉलिटिक्स द देवबंद स्कूल वेलकम्ड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देवबंद स्कूल ने वेलकम किया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस मूव को। इन 1888 द देवबंद उलेमा इशूड ए रिलीजियस डिक्री फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान्स ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन एंड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। उन्होंने एक फतवा भी जारी कर दिया था। सम क्रिटिक्स ऑब्जर्व दैट देवबंद उलेमासी सपोर्ट डिड नॉट स्टेम फ्रॉम एनी पॉजिटिव पॉलिटिकल फिलोसफी और एनी अपोजिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर डिटर्मिनेशन टू अपोज सर सैयद अहमद एक्टिविटी। उनका जो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो सपोर्ट था डिड नॉट स्टेम फ्रॉम एनी पॉजिटिव पॉलिटिकल फिलोसफी, नहीं चाह रहे थे, ना ही वो अपोजिशन करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव बन गया था कि किस तरह से सर सैयद अहमद खान को अपोज किया जाए। द न्यू देवबंद लीडर महमूद उल हसन sought to impart a political and intellectual content to the religious ideas of the school। ये जो देवबंद का नया लीडर बना महमूद उल हसन, उसने क्या किया, सॉट टू इम्पार्ट ए पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट को भी इम्पार्ट करना चालू किया टू द रिलीजियस आइडियाज ऑफ स्कूल्स। ही वर्कड आउट ए सिंथेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल एंड नेशनल एस्पिरेशन। द जमायत उल उलेमा gave a concrete shape to Hassan's ideas of protection of the religious and political rights of the Muslims in overall context of Indian unity and national objective। द जमायत उलेमा जो थे, उन्होंने कंक्रीट शेप दिया हसन के आइडियाज को। ये क्या था, इनका देवबंद लीडर जो थे ये सॉट टू इम्पार्ट ए पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट टू द रिलीजियस आइडियाज ऑफ द स्कूल। उन्होंने इसको पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी दिया था। अब सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात करते हैं। सिख रिफॉर्म मूवमेंट क्या था, द रेशनलिस्ट एंड द प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द सिख कम्युनिटी। तो रेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडियाज थे, ये सिख कम्युनिटी को भी इन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस किया था। इन 1873 द सिंह सभा मूवमेंट वॉज फाउंडेड एट अमृतसर। 1873 में एक सिंह सभा मूवमेंट फाउंड की गई थी अमृतसर में। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू फोल्ड, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। इट प्लान्ड टू ब्रिंग टू द सिख कम्युनिटी द बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न एनलाइटमेंट थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। ये प्लान करना चाह रहा था कि सिख कम्युनिटी को वेस्टर्न एनलाइटमेंट और मॉडर्न एजुकेशन से थोड़ा और फायदा पहुंचे। इट ऑल्सो काउंटर्ड द प्रोसेल्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज हिंदू रिवाइवलिस्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज ने क्रिश्चियन मिशनरीज का और हिंदू रिवाइवलिस्ट एक्टिविटीज का भी काउंटर किया। द सभा ओपनड ए नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस थ्रू आउट द पंजाब। कई सारे खालसा स्कूल खुले पंजाब में। और द काली मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। काली मूवमेंट भी सामने आता है इसी से। द काली मूवमेंट एम टू लिबरेट द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत्स हु एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये जो अकाली मूवमेंट था, इसका मेन पर्पस ये था कि जो सिख गुरुद्वारा जो होते हैं उनको महंत के कंट्रोल से छुड़ाया जाए, जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट होता था। इन 1921 द अकाली लॉन्च ए नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द महंत। 1921 में इन्होंने एक अपना सत्याग्रह भी चलाया था नॉन वायलेंट। द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेसिव मेजर्स बट हैड टू बो बिफोर पॉपुलर ओपिनियन एंड पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922 एंड वाज लेटर अमेंडेड इन 1925। गवर्नमेंट ने सहारा लिया कि दबाने का, लेकिन वो झुकना पड़ा उनको, और बाद में सिख गुरुद्वारा एक्ट उन्होंने पास किया 1922 में और फिर अमेंड किया 1925 में। The Akali movement was a sectarian or a religious रीजनल मूवमेंट बट नॉट ए कम्युनल मूवमेंट। ये कोई कम्युनल मूवमेंट नहीं था, धर्म से रिलेशन नहीं था, सेक्रेटेरियन एंड रीजनल मूवमेंट था ये। द अकाली लीडर्स प्लेड ए नोटेबल रोल इन द नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल दो सम डिसेंटिंग वॉइसेस वर हर्ड ओकेजनली। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में, और कुछ तो मतलब डिसेंट भी दिखे हैं कभी कभी। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो पारसी कम्युनिटी कुड नॉट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द विंड्स ऑफ चेंज दैट स्वेप्ट इंडिया। जो आप देखोगे कि पारसी कम्युनिटी भी अनअफेक्टेड नहीं रह सकी, क्योंकि जो विंड ऑफ चेंज आया था जो इंडिया में, तो वो उसका इफेक्ट उन पे भी पड़ा। इन 1851 अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसी सेटअप ए रहनुमाई मजदायंसन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रीजनरेशन ऑफ
social condition of the Parsis, and the restoration of Zoroastrian religion to its pristine purity. ये Nauroji Phadonji, Dada Bhai Nauroji KR came were in forefront of the movement. The newspaper Rast Gofter to Teller propagated the message of the association. The Parsi religious rituals and practices were reformed and Parsi creed redefined. In the field of social reforms, attention was focused on improvement of lot of Parsi women in society, like removal of Parda system, raising the age of marriage, education of women. Gradually, the Parsis emerged as the most westernized section of the Indian society. धीरे धीरे अब सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज सेक्शन की तरह सामने आए हैं पारसी. एंड अब ओवरव्यू की बात करते हैं. आप देखोगे the various reform movements gave the much needed confidence to educated Indians who had been demoralized and uprooted from their moorings by propaganda of western cultural superiority. कुछ इसने जो रिफॉर्म हुए, इन्होंने इंडियंस को, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनको अब कॉन्फिडेंस दिया. वो डिमोरलाइज हो गए थे, उनको लगता था कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो सुपीरियर है, हम गलत हैं. These reform movement may reassured Indian about the greatness of their ancient religions and their rich cultural heritage. This intelligentsia got a new identity which was badly needed. This intelligentsia जो हुआ, ये बहुत ज़रूरी था. The reform atmosphere helped Indian to discard many obsolete rites and practices and adjust their religious belief to the new environment of rationalist and scientific thought. ये जो नया रिफॉर्म एटमॉस्फेयर आया, ऐसे बहुत सारे जो ऐसे राइट्स थे, प्रैक्टिसेस थी, जो सुपरस्टिशंस थे, वो छोड़े लोगों ने और साइंटिफिक और रेशनलिस्ट अप्रोच अपनाई. above all, a new secular and nationalist outlook also developed. एक सेकुलर अप्रोच भी सामने आई. The reform movement suffered from some retrograde feature also. कुछ reform movement को suffer भी करना पड़ा retrograde feature से. जैसे many reformists desired and worked for social uplift within the framework of imperialism and openly praised loyalty to the British. कुछ जो थे, उन्होंने loyalty की बातें सिखानी चालू करी ब्रिटिश के अगेंस्ट में. Again, these reformists held Western society as an ideal while combating inadequacies of their own. उन्होंने कई बार Western society को ideal बताना चालू कर दिया. Another limitation was that most of these reform movement confined their activities to the upper and middle class in towns, leaving out of purview the backward classes and countless millions living इन द इंडियन विलेजेस. बहुत सारे गांव में जो लोग रहते थे, गरीब क्लास के लोग रहते थे, उनको मतलब ये नहीं शामिल कर पाए और ये सिर्फ जो अपर क्लास और मिडिल क्लास तक ही सीमित रहे. स्टिल अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट वाज द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस चॉविनिज्म. एक ग्रोथ हुई, आपने जो धर्मांधता की बातें होती है ना, कि रिलीजियस चॉविनिज्म भी सामने आया. ये भी होता है जब आदमी अपने धर्म को सुपीरियर मानने लगता है. द ओवर एम्फेसिस ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन रिलीजन एंड सोशल सेटअप जनरेटेड नैरो कम्युनल आउटलुक. फिर बाद में धीरे धीरे कम्युनल आउटलुक भी जनरेट हुआ जब अपने अपने रिलीजन को अच्छा मानने लगे लोग. द इंपीरियल रूलर्स वर क्विक टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कम्युनल डिवाइड एंड यूज्ड इट टू वीकन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो इंपीरियल रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वर क्विक टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कम्युनल डिवाइड. इस कम्युनल डिवाइड का एडवांटेज लेने में काफ़ी क्विक साबित हुए और उन्होंने यूज्ड इट टू वीकन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीक किया. ऐसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th and 20th century. In the same set of circumstances, the impact modern education, rational, humanitarian, and scientific approach to life, which ushered in both in action and reaction reform movements in religion, were largely responsible for social reform movement in 19th and 20th century. 19th 20th century में भी सेम परिस्थितियां रही हैं. Ram Mohan Roy, a pioneer in modern religious reform movement in India, was also the morning star of modern social reform movement in the country. Social reform became an integral part of religious reform in India, and this was equally true of समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी इन हिंदुइज्म, as also among the Muslims, the Parsis and the Sikhs. C.H. Hemsat, in an excellent analysis of Hindu social reform movement, has indicated three distinct phases in history of social reforms in India. First phase of individual revolt and reform together with strong religious links from Ram Mohan to early 80s. Ram Mohan से early 80s तक चले. Second phase was marked by the elevation of social reform movement to the national plane, as exemplified by the efforts of Behram Ji Malabari and the Indian National Social Conference. Third stage began when social reform was identified with a regeneration of the traditional spirit of the nation and is popularly associated with the activities of extremist leaders of the early 20th century.
To it may be added that the fourth phase under the leadership of Mahatma Gandhi, when social reform became a main plank in the all-round generation of Indian society, the social reform movement in India had aimed at uprooting social evils and inculcating in men and women the spirit of sacrifice for the general good of the society. The first and the foremost problem that attracted enlightened opinion was the need for the better deal for women in society. In the abolition of the cruel rights of sati and infanticide, in the condemnation of the child marriage and polygamy, and the popularization of widow remarriage, in the abolition of parda, in provision of educational facilities for women and economic openings to make them self-supporting, and finally an equal share for women in the political life of the country by enfranchisement. Another social evil that was a major concern of the English educated and the Hindu intelligentsia was the caste restrictions in the Hindu society and the degrading position of the lower caste, especially the untouchables. Of these two great evils, those connected with the position of women received greater attention in 19th century, while the problems of the untouchables came in sharp focus in 20th century because of its political overtones. बाद में आप देखोगे कि 19th सेंचुरी में वुमेन से रिलेटेड बात हुई लेकिन अनटचेबल से रिलेटेड इतना काम नहीं हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी में जब पॉलिटिकल ओवरटर्न्स सामने आए तब ये चीज़ें दिखने को सामने आई हैं अम्बेडकर जी के टाइम पे. सती, द टर्म सती literally means a pure and virtuous woman. It was applied in case of a devoted wife who contemplated perpetual and uninterrupted conjugal union with her husband life after life, as proof thereof burnt herself with the dead body of her husband. Enlightened Indian rulers like Akbar Peshwas had imposed restriction on its performance, though the East India Company broadly adhered to its declared policy of non-interference with the social customs of the people. Yet early governor like Cornwallis mentor Lord Hastings had taken some steps to restrict the practice of sati by discouraging compulsion, forbidding administration of intoxicating drugs to the sorrow-stricken widows, putting a ban of the sati of the pregnant women or widows below the age of 16 years, and above all, making compulsory the presence of police officers at the time of sacrifice who were to see that no compulsion was used. However, these restrictions proved inadequate and achieved limited success. इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया कामयाब नहीं हुए. Enlightened Indian reformers led by Ram Mohan Rai launched a frontal attack on the evil of the sati. With an eye to the coming charter debates in the British Parliament and anxious to get a renewal of its charter for another 20 years by presenting a creditable image for its activities in India, the Court of Directors encouraged William Banting to enact legislation to suppress sati. Regulation जो आया था वो आया रेगुलेशन 17 of December 1829 declared the practice of satis or burning or burying alive of widows illegal and punishable by criminal courts as culpable homicide. The regulation of 1829 was applicable in the first instance of Bengal Presidency alone, but was extended in slightly modified forms to Madras and Bombay Presidencies in 1830. Thus, the evil practice of sati on any scale was wiped out through stray cases might have occurred here and there. Infanticide, another horrible and cruel rite, particularly common among Bengalis and the Rajputs, was the killing their infant daughters at birth, taking female children to be a great economic liability. Further, if the parent could not arrange marriage for their daughters, it was considered a social disgrace and a violation of a religious injunction. Some socially backward tribes followed the practice of killing their infant daughters at their birth. This was done by the mother by deliberately neglecting the feeding of a female child to administering poisonous drugs to the child through the nipples of the mother's breast. Maharaja Dilip Singh, son of Ranjit Singh, mentioned that he had actually seen when he was a child at Lahore his sisters put into a sack and thrown into the river. Enlightened British and Indian opinion was unanimous in condemning infanticide. When persuasion alone could not help, Bengal Regulation 21 of the 1795 and 3rd of the 1804 declared infanticide illegal and equivalent to the committing a murder. Pressure was exerted through political residents and agents in Indian states to eradicate this evil rite. As a precautionary measure, the Government of India passed an act in 1870 making it compulsory for parents to register the birth of all the babies and providing for verification of female children's
for some years after birth, particularly in areas where the customs was resorted to in utmost privacy. Widow remarriage and prohibition of child marriage. The lot of women in society could not be improved merely by negative steps of separation of sati and infanticide, but by positive action in popularizing widow remarriage and raising the age limit for marriage of girls. The Brahmo Samaj debated the question of widow remarriage and popularized it among the Brahmos. The effort of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, principal of Sanskrit College, Calcutta, deserve special mention. He dug up old Sanskrit references and proved that Vedic text sanctioned widow remarriage. He sent a petition signed by 987 persons to the government of India urging it for legislative action. His efforts were rewarded when the Hindu Widow Remarriage Act legalized marriage of widows and declares issues from such marriage as legitimate. जो एक्ट आया था, एक्ट नंबर 15 ऑफ 1856 में, इसमें लीगलाइज कर दिया गया. हाउएवर इन बंगाल द विडो रीमैरिज रिफॉर्म अचीव्ड वेरी लिमिटेड सक्सेस. लेकिन बंगाल में इसको इतनी सक्सेस नहीं मिली. इन वेस्टर्न इंडिया प्रोफेसर डी.के. कर्वे टुक अप द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज एंड इन मद्रास Veeraselingam Puntulu made Herculean effort in the same direction. Professor Karve started his career as a teacher in the girls' school at Bombay and 7 years later in 1891 became a professor at Fergusson College. In the meantime, he became a widower. He refused to marry a teenager and married a Brahmin widow in 1893. Karve devoted his life to the uplift of the Hindu widows and became the secretary of the Widow Remarriage Association. In 1899, he opened a widows' home in Pune. 1899 में एक उन्होंने विडोज होम भी खोला था पूना में. डी.के. कर्वे जो थे वेस्टर्न इंडिया में वो मतलब देख रहे थे विडो रिमैरिज से, और उन्होंने एक टीनेजर से शादी न करके एक विडो से ही शादी करी थी. और with the object of giving high caste widows an interest in life by providing them openings in the professions of teachers, doctors and nurses and making them at the same time self-supporting. He crowned his work by setting up an Indian Women University at Bombay in 1960. बॉम्बे में उन्होंने एक इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी खोली थी. और लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज केम इन 1872. 1872 में एक ये एक्ट आया था कि जो प्रोहिबिट किया था चाइल्ड मैरिज को, जो होता था जो छोटे बच्चों की शादी के लिए, व्हेन बाय द नेटिव मैरिज एक्ट. इसको बोला जाता था नेटिव मैरिज एक्ट. ठीक है, ये यूपीपीएससी के 2019 में ये प्री में ये क्वेश्चन भी आया था नेटिव मैरिज एक्ट के लिए कि इसमें क्या था. लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज केम इन 1872. ये 1872 में ये आया था. ठीक है, और आप देखोगे व्हेन बाय नेटिव मैरिज एक्ट पॉपुलरली नोन एज सिविल मैरिज एक्ट भी बोला जाता था. मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14 एंड बॉयज बिलो 18 वर फॉरबिडन. अब इसमें बोल दिया गया था कि 14 साल से कम की लड़कियां और 18 साल से कम के लड़कों की शादी नहीं करनी है. हाउएवर दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर रीऑर्गेनाइज्ड फेथ्स. इन हिंदू मुस्लिम और अदर रीऑर्गेनाइज्ड फेथ के लिए नहीं था ये. एज सच हैड वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. इसका बड़ा ही लिमिटेड इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी पे. B.M. मालाबारी, ए पारसी रिफॉर्मर ऑफ द 19th century, started a crusade against child marriage and his effort were crowned by the enactment of the Age of Consent Act. जो B.M. मालाबारी एक पारसी रिफॉर्मर थे, उन्होंने बड़ा इसके लिए एफर्ट किया और उन्होंने आखिरकार एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास कराया. 1891 में पास हुआ, जिसने बोला कि विच फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12. एज ऑफ 12 से पहले के मतलब 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होगी. द शारदा एक्ट 1930 फर्दर पुश्ड अप मैरिज एज. उसके बाद एक शारदा एक्ट आया था 1930 में, इसने मैरिज एज को और बढ़ाया एंड प्रोवाइडेड फॉर पीनल एक्शन इन मैरिज ऑफ बॉयज अंडर 18 एंड गर्ल्स अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. अब आप शारदा एक्ट में देखोगे कि पेनल्टी लगा दी गई है 1930 में, और उसके बाद हमने देखा कि 18 साल से कम के लड़के की और गर्ल के अगर 14 साल से कम है शादी अगर कर दी तो उसमें पेनल्टी लगती थी. इम्प्रूवमेंट वाज मेड बाय चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978. 1978 में मतलब आप आज़ादी के बाद की बात कर रहे हो, मेड बाई एक इम्प्रूवमेंट मेड किया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 विच रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18. उसमें क्या हुआ कि एज जो है बढ़ा के 18 कर दी गई लड़कियों की और लड़कों की 18 से 21 कर दी
दी गई। तो इम्प्रूवमेंट वॉज मेड बाई चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये याद रखिएगा, ये आज तक वैलिड है, 18 और 21 साल की उम्र। ये जो था इसकी सीरियसनेस आदमी नहीं समझ रहा है, लेकिन आप देखो उसकी सीरियसनेस कितनी थी, ग्रेविटी क्या थी। छोटे ही बच्चों की शादी हो जाती थी, 1-2 साल के बच्चे हैं उनकी शादी हो गई और पता चला वो बच्ची है और उसका हस्बैंड मर गया, तो वो लड़की तो विडो हो गई। अब विडो हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। वो है टीनेजर, अभी बच्ची है और वो विडो हो गई। उसको सती प्रथा अगर कर रहे हैं तो उसको सती बनाए दे रहे हैं, नहीं तो उसको और उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक बार अब एज बढ़ा दो, और कई बार वो उनकी डेथ भी हो जाती थी प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने, इतना वर्कलोड हो जाता था, उनकी हालत गंदी हो जाती थी, ठीक है। और कई सारे बच्चे पैदा हो जाते थे। अब सोचो कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, छोटे से ही बच्चे हो गए, बच्चे बनाने वाली मशीन बना दिया। तो एन इम्प्रूवमेंट, तो इस तरह से ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, और उसके बाद किस तरह से ये 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, 1930 में शारदा एक्ट आया, और इस तरह से एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं। वुमेन की एजुकेशन की बात, अब कहते हैं ना कि अगर घर में वुमेन एजुकेटेड है तो बच्चे भी एजुकेटेड हो जाते हैं। तो ये वुमेन की एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। हिंदू सोसाइटी इन द 19th century suffered from false religious illusions that Hindu scripture did not sanction female education, that education of girls wrought wrath of gods leading to their widowhood। अब इस तरह की बात देखिए, इस तरह की बात करते थे हिंदू सोसाइटी में 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 से 1899 तक इस तरह के फॉल्स रिलीजियस इल्यूजन चलता था कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि औरतों को पढ़ाना नहीं चाहना चाहिए, अगर आपने पढ़ाया तो वो विधवा हो जाएंगी। द क्रिश्चियन मिशनरीज वॉट एवर देयर मोटिव वर फर्स्ट टू सेट अप द कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1819। सबसे पहले अगर वुमेन एजुकेशन की बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्टार्ट किया था कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1890 में, ठीक है। कोई भी मोटिव रहा हो उनका, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था। हाउएवर द सेलिब्रेटेड नेम ऑफ J.E.D. बेथून, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड विद रिस्पेक्ट। In 1849 he founded a girls school in कोलकाता। उन्होंने कोलकाता में 1849 में एक गर्ल स्कूल बनाया। पंडित ईश्वर चंद्र, आप देख रहे हो अब स्कूल कैसे बन रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो कि पहले स्कूल नहीं थे, लड़कियों के पढ़ने का कोई साधन नहीं था, अब स्कूल खुलने चालू हुए। 1849 में स्कूल जाना चालू किया, गर्ल्स स्कूल खुला। उससे पहले जुवेनाइल सोसाइटी खुली थी 1819 में। उसके बाद पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो डिड ए लॉट इन पॉपुलराइजिंग द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड वॉज एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल। उन्होंने बोला कि नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल, 35 गर्ल्स स्कूल होने चाहिए कम से कम बंगाल में। इन बॉम्बे द स्टूडेंट्स ऑफ एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट बिकेम द स्पीयर हेड ऑफ द मूवमेंट फॉर वुमेन एजुकेशन एंड फाउंडेड द स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। बॉम्बे में जो स्टूडेंट्स थे एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट के, वो उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट किया वुमेन एजुकेशन को लेके, एंड फाउंडेड द स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। उन्होंने लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो इस्टेब्लिश करी। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन, 1854 में ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था एजुकेशन का, वो लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन। उसने फीमेल एजुकेशन की नीड को बहुत, मतलब उस पर एम्फेसिस डाला था, और ये बोला था कि इन द ब्रॉड पर्सपेक्टिव वुमेन एजुकेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ जनरल कैंपेन फॉर अमेलियोरेशन ऑफ द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। आगे चल के आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जाओगे तो वुमेन एजुकेशन को एक पार्ट बना दिया गया था कैंपेन का। अब अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेवरी ऑफ ए ग्रीक और रोमन और अमेरिकन नीग्रो टाइप डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। स्लेवरी इन इंडिया वाज मोर अकिन टू व्हाट मे बी टर्म्ड एज अ बॉन्डेड सर्वेंट, bonded labor type, and slaves in India were treated in humane manner unknown to Western countries. In this context, the observation of the Committee of Circuit deserves to be quoted. It reads the ideas of the slavery borrowed from our American colonies will make every modification of it appear in the eyes of our countrymen in England a horrible evil. But it is far otherwise in this country. Here slaves are treated as children of families to which they belong and often acquire a much happier state by their slavery than they could have hoped for by the enjoyment of liberty. यहाँ पे वो इंडिया में क्या था ना, इंडिया में स्लेवरी थी, लेकिन
उतने गजब लेवल की, इतनी खराब स्लेवरी नहीं थी जैसे कि ब्रिटिशर के यहाँ थी। इफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्लेव जनरली सर्व्ड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इन साउथ इंडिया स्लेव्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन कल्टिवेशन में लगे थे। ऑफ कोर्स यूरोपियन स्लेव ओनर्स इन इंडिया ट्रीटेड देयर स्लेव्स इन द सेम इनह्यूमन मैनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न स्लेव एंड मैनर्स। अब जो ये ओनर जो थे यूरोपियन के स्लेव ओनर, वो तो बहुत ही मतलब अमानवीय तरीके से रखते थे, लेकिन इंडियन जो रखते थे वो उनको बॉन्डेड लेबर कराते थे, लेकिन इतनी दयनीय पिटिएबल स्थिति में नहीं रखते थे। स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन ब्रिटिश एम्पायर इन 1833। जो ब्रिटिश एम्पायर में जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश हुई 1833 में, एंड अ क्लॉज वॉज इंसर्टेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रिक्वायरिंग द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू अबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया एज सून एज इट कुड बी सेफली एंड कन्वीनियंटली कैरीड आउट। Act 5 of 1843 declared slavery illegal in India. इंडिया में 10 साल बाद ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, एंड ऑल एग्जिस्टिंग स्लेव्स वर इमेंसिपेटेड विदाउट एनी कंपनसेशन टू द स्लेव ओनर्स। और वो तुरंत छोड़ दिया गया सारे स्लेव्स को। और द पेनल कोड ऑफ 1860 also declared trade in slavery illegal. Bonded labor in one or the other form however lingers on in India even now. Bonded labor लेकिन फिर भी चलता है, लेकिन स्लेवरी वाला सिस्टम खत्म हो गया। सोशल रिफॉर्म्स इन 20th सेंचुरी की बात करते हैं। 20th सेंचुरी में कैसे सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं आप देखोगे तो हिस्ट्री एंड द course of social reform movements in the 20th century is marked by the coming into existence of a number of social organizations both at all India and provincial levels. ये जो आप देखोगे जो हिस्ट्री में कोर्स देखोगे आप सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट का, तो 20th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद में आप देखोगे जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो दोनों लेवल पे दिखते हैं, ऑल इंडिया और प्रोविंशियल लेवल पे। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन 1887 बाय एमजी रनाडे हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड हैड अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश की गई थी एमजी रनाडे के द्वारा 1887 में, लेकिन उसको लिमिटेड सक्सेस मिली थी। इन 1903 द बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड and in Madras Mrs. Annie Besant set up the Hindu Association. मद्रास में एनी बेसेंट ने हिंदू एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया। इन सितंबर 1932 द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज फाउंडेड। 1932 में एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई, ठीक है, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। फर्दर द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लॉस्ट इट्स एक्सक्लूसिव मेल एंड अपर कास्ट बेसिस एंड ओरिएंटेशन। और उसके बाद अब देखोगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जो था उसमें एक्सक्लूसिव मेल एंड अपर कास्ट जो बेसिस था, ओरिएंटेशन था, वुमेन देमसेल्व्स proceeded for an equal status in society and organized the first All India Women Conference in 1926, while the lower caste founded All India Depressed Class। पहले क्या होता था, जो आप ये रिफॉर्म जो एसोसिएशन आप देखोगे कि जो अपर क्लास के लोग थे वो सब करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं था, वुमेन भी अपने लिए लड़ सकती थी। स्टेट एंड सोसाइटी ऑर्गेनाइज उन्होंने खुद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1926 में एस्टैब्लिश कर लिया था। वाइल द लोअर कास्ट फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, जो लोअर क्लास थी उसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन मार्च 1918 में एंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया था। Though many social evils like drinking, beggary, etc. received the attention of social reformers in 20th century, the twin problem of improvement of the lot of women and depressed class received greater attention, partly because of dynamic leadership of Gandhiji and partly due to the political overtones of the problem of the depressed class. ये सारी चीज़ें ज़्यादा फोकस पे थी। दो चीज़ें थी, वुमेन की और डिप्रेस क्लास की। अटैकिंग द पर्दा सिस्टम एमंग वुमेन, गांधी सेड द स्लाइट ऑफ द स्क्रीन मेड मी सैड, इट पेन्ड एंड ह्यूमिलिएटेड मी डीपली, लेट अस नॉट लिव विद वन लिम्ब कंप्लीटली और पार्शली पैरालाइज्ड, let us tear down the parda with one mighty effort. The All India Women Conference also denounced parda. Gandhi appealed to women to come out of parda and participate in the nationalist struggle by picketing and spinning. In the civil disobedience movement launched by Gandhi in 1930, women participated and quoted arrest in large number to evoke a comment from a foreign observer that if the civil disobedience movement accomplished nothing else but the emancipation of women in India would have fully justified itself.
when the Muslim League obtained separate electorates and taunted the Hindu that the depressed class were not part of Hindu community but constituted a separate community deserving representation in its own rights, the political ambition of the depressed class was touched and they realized their bargaining potential in the fast changing political scene. The Indian National Congress and Hindu social organizations saw the political cum social aspect of the problem of the lower caste and made some determined efforts to keep them within the hold of Hinduism. In 1928, the Indian National Social Conference adopted a resolution that the present caste system is a great obstacle to the unification of Hindu society and therefore resolves that its abolition should be expedited by encouraging true interdining, promoting intercaste marriages and removing untouchability and all disabilities arising therefrom by wherever they exist. The Gandhiji organized the Harijan Sevak Sangh with headquarters at Delhi, which has done some useful work. B.R. Ambedkar, a politically conscious leader of the depressed class, was not satisfied with these half-hearted moves and blamed the Harijan Sevak Sangh as a wing of the Congress with the real aim of ensuring the untouchables and to make them the camp followers of the Hindus and Congress. In 1945, Dr. Ambedkar criticized Gandhiji in his famous book What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables and advised his fellow untouchables to embrace Buddhism. उन्होंने 1945 में बुद्धिज्म अपनाने की बात करी थी. The Constitution of India Republic has abolished untouchability and forbidden its practice in any form, while reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in the Lok Sabha and state Vidhan Sabha, apart from reservation of seats for them in services, are steps in the right direction. Caste disabilities are fast crumbling under the new democratic setup, and economic pressures and scheduled castes are increasingly playing their due role in the नेशनल लाइफ. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये जो नेशनल मूवमेंट हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो ये इस नेशनल मतलब सोशल रिफॉर्म किस तरह से हुए और आप 18th सेंचुरी से स्टार्ट करते हुए जाते हो 18th, 19th और 20th सेंचुरी, तो आप देखते हो कि किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.